हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां पर हम जानने वाले हैं कांग्रेस के गांधीयन एरा के बारे में। प्रीवियस हमारे कुछ सेशंस हुए थे जहां पर हमने कांग्रेस का फॉर्मेशन पढ़ा था। कांग्रेस का पहला चरण जिसे हम बोलते हैं उदारवादी चरण या फिर मॉडरेट फेज कहते हैं, 1885 से 1905 तक का वो टाइम पीरियड जहां पर कांग्रेस में उदारवादियों का प्रभाव था। और उदारवादी ब्रिटिश शासन को तो भारत में रखना चाहते थे, लेकिन ऐसा शासन चाहते थे जिसमें भारतीयों की भी भागीदारी हो और साथ ही साथ में एक ऐसा शासन जहां पर भारतीयों के हित की बात की जाए। तो वो बेसिकली प्रार्थना पत्र, याचिकाओं के माध्यम से गवर्नमेंट का इस ओर ध्यान दिलाते थे और उनसे रिक्वेस्ट करते थे, रिक्वेस्ट की अप्रोच रखते थे कि प्लीज आप हमारे इस डिमांड को फुलफिल करिए। इसी बीच कुछ ऐसे लीडर्स भी उभर रहे थे जो कि उदारवादियों के इस प्रोसेस से खुश नहीं थे और उन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक मास मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए, हमें स्वराज की बात करना चाहिए और ब्रिटिश शासन कर ही क्यों रहे भारत में, इन्हें भारत से बाहर करना चाहिए। और जैसा ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ब्रिटिश उपनिवेश हैं जो डोमिनियन के रूप में खुद सेल्फ रूल कर रहे हैं, हमें भी वैसा स्ट्रक्चर चाहिए। तो वो 1905 में हमें दिखाई देते हैं। उग्र राष्ट्रवादी के बारे में पढ़ा था। लगभग 1905 से 1918-19 तक का उनका टाइम पीरियड रहता है। लेकिन उग्रवादी और उदार राष्ट्रवादी इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमें दिखाई देता है। 1907 के सूरत सेशन में ये दोनों टूट गए और उसके बाद से बिखर गए और तब तक नहीं पनपेंगे जब तक 1916 का लखनऊ सेशन नहीं होता है। तो 1915-1916 में थोड़ा सा इनके बीच में जुड़ाव होता है। उग्र राष्ट्रवादी उदारवादी दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, कांग्रेस संपूर्ण हो जाएगी। इस बीच में हमने एक और फेज देखा था जिसे हम रिवॉल्यूशनरीज का एरा कहते हैं, जो हमें 1909 से दिखाई देता है। रिवॉल्यूशनरीज या फिर इन्हें क्रांतिकारी कहा जाता था। ब्रिटिश इन्हें आतंकवादी टर्म से संबोधित करते थे, लेकिन हम इन्हें राष्ट्रवादी क्रांतिकारी की संज्ञा देते हैं। तो ये रिवॉल्यूशनरीज न केवल भारत बल्कि देश के बाहर भी एक्टिव थे और किस तरह से वहां पे पूरा कार्य कर रहे थे वो हमने डिस्कस कर लिया था। फिर अब जो हम फेज पढ़ने वाले हैं इसको बोलते हैं गांधीवादी चरण। लगभग हम 1915 की कहानी, 1916 की कहानी ऑलरेडी देख आए थे। 1915-16 के बाद की कहानी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। गांधी के बारे में पढ़ेंगे कि गांधी जी का अभ्युदय भारत में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में कैसे हुआ। लेकिन उसके पहले उनका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था साउथ अफ्रीका में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ही दक्षिणी हिस्सा है, वहां पर हमें एक देश दिखाई देता है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में गांधी जी जाते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। वहां पर उनके तो साउथ अफ्रीका में बेसिकली हम देखते हैं कि गांधी जी वहां जाते हैं और जाकर किस तरह से उनके द्वारा मूवमेंट चलाया जाता था। रेसिज्म वहां पर फैला हुआ था। तो नस्लवादी भावनाओं को दूर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ वहां पे किस तरह से वो सत्याग्रह की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, प्रतिरोध जो है अहिंसक प्रतिरोध उसकी बात करते हैं। तो वो सारे उनकी प्रैक्टिसेस थे जो साउथ अफ्रीका में वो कर आए थे और फिर उस प्रैक्टिस को ही उन्होंने इंडिया में एग्जीक्यूट किया। वहां पे काफी कुछ उन्हें सीखने को मिला, अच्छा एक्सपीरियंस था वहां का। तो हम हमारे इस सेशन में उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उनका साउथ अफ्रीका का क्या एक्सप्लोजर था या साउथ अफ्रीका में किस तरह का एक्सपीरियंस था, ठीक है। और उस एक्सपीरियंस को फिर इंडिया में कैसे लेकर आए। इंडिया में भी डायरेक्ट नहीं, धीरे धीरे छोटे छोटे उन्होंने मूवमेंट्स किए थे क्षेत्रीय स्तर पर। वहां पर उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिले, क्या कुछ उनके फेवर में रहा, नहीं रहा, और फिर आगे उनके द्वारा बड़े मूवमेंट चलाए जाएंगे। तो बेसिकली ये सेशन गांधी जी के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। गांधी जी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में डायरेक्ट एंट्री कब करते हैं? असहयोग आंदोलन से, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसे हम बोलते हैं। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने के पहले कुछ घटनाएं घटी थी। तो ये चैप्टर उन घटनाओं को भी कवर करता है। अगर आज के सेशन में हमारा कवर होता है तो ठीक है, अदरवाइज जो नेक्स्ट चैप्टर है वहां पर हम इसको ऐड कर देंगे। ओके, तो इस चैप्टर में आपका रॉलेट एक्ट बताया है, जो हम देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद से भारतीयों पर नियंत्रण करने के लिए लाया जाता है। दूसरा, इस चैप्टर में हम जानते हैं रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही जब भारतीय प्रदर्शन कर रहे थे तो ब्रिटिश ने एक बहुत ही गंदी घटना को अंजाम दिया था भारत में, जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो रॉलेट एक्ट का आना, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना का घटना और इसी बीच 1919 का मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म होना, तो ये तीनों का ही सम्मिलित प्रभाव हमें दिखाई देता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। हालांकि उसके और भी रीजन है, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ना केवल गांधी की एंट्री यहाँ पर दर्शा देता है, उनका बैकग्राउंड, उनकी एंट्री, साथ ही साथ उसके बाद से
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसमें वो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में लीड करेंगे एक नेशनल मूवमेंट को, उसके पहले हुआ क्या था, उस ग्राउंड्स को भी यहाँ पर क्लियर करता है। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हम हमारे चैप्टर को। चैप्टर नंबर 15 है ये हमारा, तो बहुत जल्दी हम आगे भी बढ़ जाएंगे, 30 चैप्टर भी आ जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा आपका स्पेक्ट्रम। बाकी हमारे कुछ कोर्सेज हैं 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर प्लान, तो आप में से जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 का जो एग्जाम है वो भी अलाइन है, तो आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस बार प्रीलिम्स में बैठने वाले हैं। और प्रीलिम्स को क्रैक करने का एक अच्छा तरीका, अगर आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है या फिर थोड़ा बहुत पहले प्रिपरेशन की हुई है, बुक्स कवर किए हुए हैं, तो सबसे अच्छा तरीका एंड मोमेंट पे रिवीजन, मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करिए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप मॉक टेस्ट लगाइए। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा प्लेटफॉर्म भी आपके लिए ये मॉक टेस्ट की सीरीज लेकर आया है, जहाँ पे डेली बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऑल इंडिया रैंक, डिटेल एनालिसिस, ये सब कुछ दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। और प्लीज़ मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस करिए। जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा प्रीलिम्स में आपके एग्जाम क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मार्केट से पेपर उठा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, इंटरनेट से क्वेश्चन उठाओ, लेकिन प्लीज क्वेश्चंस जरूर करिए। यही एक रामबाण तरीका है आपका एग्जाम क्वालिफाई कराने का, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हमारे चैप्टर पे, गांधी जी का अभ्युदय। ओके, यहाँ पर बता रखा है कि गांधी जी जो है उनकी एंट्री किस प्रकार से हमें होते हुए दिखाई देती है, वो यहाँ पर डिटेल से बताया है, ठीक है। गांधी जी का जो टाइम पीरियड है इसको हमें ऐसा नहीं डिस्कस करना है कि यहाँ से यहाँ तक है, नेशनल मूवमेंट पूरा यही लीड करेंगे इसके बाद से। तो हमने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन पढ़ा था ना, तो हमने जाना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 फेजेस दिखाई देते हैं। पहला 1885 से लेके 1905 का, जो आप डिटेल से एनालिसिस करके आ चुके हैं, ठीक है। सेकेंड फेज 1905 से लेके 1915, कहीं पे 19 तक है, ये भी आप डिटेल एनालिसिस करके आ चुके हैं। अभी आ जाते हैं हम 1915 से लेके 1947 तक का फेज, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, कांग्रेस का कौन सा युग, गांधीवादी चरण के नाम से इसे जाना जाता है, या फिर इसे गांधीयन एरा कहा जाता है। ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बताइए यहाँ पे पूरी कहानी बताएगा, पूरा किताबी मैं उठा लाई हूँ, पढ़ाते हैं आराम से। क्या बोल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे विभिन्न शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। इस वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन जीत गया था, जर्मनी हार गया था। पेरिस की ट्रीटी हुई और उस ट्रीटी में जर्मनी पे बहुत सारी संधियां आरोपित कर दी गई थी। जो जर्मनी का क्षेत्र है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, मूल जर्मनी बहुत छोटा कर दिया था, उसकी सेना को, विशाल सेना को भंग कर दिया था। उसके महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन वाले जो क्षेत्र थे, कोयले यानी, उन क्षेत्रों पर ब्रिटिश ने, फ्रांसीसियों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो काफी कुछ ऐसा कर चुके थे, जर्मनी को एकदम वीक बनाकर छोड़ दिया था ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद। तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमें अलग तरीके की विभिन्न शक्तियों का प्रादुर्भाव या उद्भव होते हुए दिखाई दिया। यानी कि अब जो पावर है, कौन सुप्रीम है, वो थोड़ा सा चेंज हुआ यहाँ से, है ना। ब्रिटेन उभर कर आएगा, फ्रांस उभर कर आएगा। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी, जापान उभर कर आता है, बहुत सारी वैश्विक रूप से अलग अलग शक्तियों के उभर कर आते हुए हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, बस ये बता रहा है। अब बोल रहा है कि युद्ध के बाद बहुत सारे लोगों को बहुत सारी आशाएं थी, जिसमें भारतीय भी एक थे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो इंडियंस ने बहुत खुलकर ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, ना केवल उदारवादी बल्कि उग्र राष्ट्रवादी ने, इस आशा में कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म होगा हमको खजाना मिलेगा। तो युद्धोपरांत भारत में राष्ट्रवादी गतिविधियां पुनः प्रारंभ हो गई, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, ब्रिटिश जो बोल रही थी हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कानून लेकर आएंगे, हम आपके फेवर में चीजें करेंगे, तो भारतीयों को बहुत उम्मीद थी। तो जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, इंडियंस ने वापस से मोर्चा संभालिया कि चलो अब हम अपने राइट्स की बात करते हैं इन ब्रिटिशर्स से। हालांकि हम देख रहे थे कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस बीच भी हमें क्या दिखाई देता है, होम रूल लीग दिखाई देता है। तो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़कर आए थे होम रूल लीग का किस तरह से गठन किया। एनी बेसेंट ने मद्रास को कोर मानते हुए, जो तिलक थे उन्होंने महाराष्ट्र बॉम्बे को कोर मानते हुए, तो ये होम रूल लीग ऑलरेडी अपना काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, भारत में राष्ट्रवादी घटनाएं और तेजी से बढ़ेंगे। अब इंडियंस बोलेंगे आओ अब हम तुमसे अपनी डिमांड को पूरी करवाते हैं, ठीक है। इतना ही नहीं, एशिया
और अफ्रीका के अन्य उपनिवेश भी युद्ध के प्रभाव से अछूते नहीं रहे थे। आप सभी को पता है कि वर्ल्ड वॉर हो रहा है, वर्ल्ड वॉर हो रहा है, विश्व के दो ग्रुप्स के बीच में वॉर हो रहा है। तो ये जो वैश्विक ग्रुप थे, इनमें सबसे सुप्रीम कौन थे? यूरोपियंस थे। और यूरोपियंस ने इस समय अपने बहुत सारी कॉलोनी बना रखी थी, उपनिवेश बना रखा था। कहां पर? इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? सॉरी, यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? एशिया कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है। तो अफ्रीका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है तो साउथ अमेरिका। तो अफ्रीका और एशिया के जो बहुत सारे उपनिवेश थे वो इस समय थोड़े से एक्टिव हो जाएंगे जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, क्योंकि विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्यवादी जो दूसरी शक्ति उनके खिलाफ लड़े या अधिकार के लिए लोगों के लड़ी है, तो हमें भी उम्मीद था कि जब तुम वहां अधिकार की बात कर रहे हो तो हम भी तो इसी संसार के व्यक्ति, हमारे भी अधिकार। तो यहाँ पे यही बोलता है राइटर कि बहुत सारे एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश जहां पर युद्ध का प्रभाव पड़ा, जो इस समय एक्टिव हो जाएंगे। और प्रभाव पॉजिटिव भी पड़ा, नेगेटिव भी पड़ा। सोच के हिसाब से पॉजिटिव पड़ा, हम कई चीजों से अवेयर हो पाए, और इकोनॉमिकली देखें तो एक्सप्लॉइट किया गया था, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। कैसे वो देखेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के प्रवेश के बाद इसके जनाधार और लोकप्रियता में अपार वृद्धि हुई। तो बोल रहा है कि जैसे ही नेशनल मूवमेंट में गांधी जी की एंट्री हुई, इनकी एंट्री के बाद जनाधार लोकप्रियता में अपार वृद्धि हुई। जो कांग्रेस अभी तक अपने दो फेजेस में लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाई थी, वो गांधी जी ने कर दिया। बहुत स्मार्ट थे गांधी जी, तो इन्होंने लोगों को या फिर जन आधार पूरी तरह से तैयार कर दिया था नेशनल मूवमेंट के लिए। यह संपूर्ण भारतीय जनमानस का आंदोलन बन गया। और इसके बाद से जो मूवमेंट होते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए, वो मूवमेंट ऐसा था जहां पे इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन पार्ट लेती है और ये जनमानस का आंदोलन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पर? नेक्स्ट बोलता है राष्ट्रवाद के पुनः जीवंत होने के कारण। क्या कारण था कि नेशनलिज्म जो है वो वापस से हमें दिखाई दे रही है? बोल रहा है युद्ध उपरांत हुई आर्थिक कठिनाइयां, कि वर्ल्ड वॉर हुआ, और वर्ल्ड वॉर जब यूरोप में हो रहा था तो ब्रिटेन भारत का बहुत ज्यादा यूज कर रहा था। यूरोप में जिन भी चीजों की आवश्यकता थी, खाद्य सामान या अन्य सैन्य वस्तुओं की आपूर्ति भारत से की जा रही थी। तो अब खाद्य सामान जो भारत के लिए ही पैदा हो रहा है, भारतीयों के लिए, उसको यूरोप पहुंचाया जाएगा ब्रिटिश की आवश्यकता के लिए। तो यहाँ पर अनाज की कमी हो जाएगी, कमी होगी तो महंगाई हो जाएगी। दूसरा, आप वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हो, आपके सेना का खर्चा बढ़ रहा है। जैसे इनकी सेना का खर्चा बढ़ रहा था, इनको अपने खर्चे को पूरा करना था। खर्चे को पूरा करने के लिए दनादन ये भारतीयों पे क्या लगाए थे? टैक्स रेवेन्यू बढ़ा रहे थे। तो कुल मिला के इंडियंस का बहुत तगड़ा एक्सप्लॉयटेशन हुआ। तो बोले कि युद्ध के उपरांत जो भी भारतीयों को आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी थी, इतनी ज्यादा महंगाई, उससे हम त्रस्त थे। दूसरा, भारत ने ब्रिटिश युद्ध में जान माल का योगदान दिया। ना केवल हमारा माल जा रहा है, यानी कि धन जा रहा है, बल्कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी को घसीटा गया था इस वर्ल्ड वॉर में। ब्रिटिश इंडियन आर्मी, इस आर्मी में कौन थे? इंडियंस थे। और कई सैकड़ों हजारों की संख्या में भारतीय सेना ने अपना बलिदान दिया था विश्व युद्ध में। एक ऐसा युद्ध जिसे हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब ही नहीं था। और एक ये भी हो कि भाई चलो आप किसी गलत चीज के खिलाफ लड़ रहे हो, यहाँ तो कौन? ब्रिटेन, जो खुद दूसरों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो लड़ रहा है किसी की एक्सप्लॉइटेशन के लिए। तो भाई तुम भी तो सही काम नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर यही था कि भाई हमारा जान गया था, हमारा माल गया था, तो भाई हम पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा, हम तो पूछेंगे इनसे क्वेश्चन, है ना। भारतीयों पर कर वृद्धि करके सेना के लिए खाद्य आपूर्ति और हथियारों की व्यवस्था की गई। अब यहाँ से सारा सामान जा रहा है तो इंडियंस फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, जब हमें हमारी आवश्यकता की वस्तु नहीं मिल पाएगी। अब ये इसको वन बाय वन बता रहा है। सबसे पहले उद्योगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? उद्योगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? मूल्य में अत्यधिक वृद्धि। इसके पश्चात भारतीय उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने के कारण हमें पता लगता है कि होता क्या एक्चुअली, जो ब्रिटेन था वहां पे वर्ल्ड वॉर चल रहा है ना, यूरोप में वर्ल्ड वॉर चलने के कारण वहां पर बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। और लेकिन डिमांड तो है ही है, तगड़ा डिमांड हो रहा है। उस डिमांड की पूर्ति के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या थी? भाई डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ जाएगी तो कई सारे ब्रिटिश जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करने लग जाएंगे, यहाँ पर उद्योग धंधे खोलने लग जाएंगे और यहाँ से उन आवश्यक वस्तु की आपूर्ति करेंगे। लेकिन जब तुम इंडिया में एंट्री कर जाओगे तो हमारे जो अपने उद्योगपति हैं उनका तो क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा ना, क्योंकि वो तुम्हारे आगे टिक नहीं पाएंगे। तुम्हें तो सरकार सपोर्ट करी, उनको तो किसी तरीके का सपोर्ट ही नहीं है। तो अगर हम इंडस्ट्री वाइज बात करें तो मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई। हम देखते हैं कि यहाँ पर एकदम से जो भारत में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती है, हर जगह महंगाई थी क्योंकि डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम था। इसके पश्चात भारतीय उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा मिला। विदेशी यहाँ पर निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। भारतीयों के स्वामित्व वाले उद्योगों में इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा। तो जब वो आ जाएंगे हमारे मार्केट में,
प्रोडक्शन करने के लिए, तो जो हमारे इंडियंस के उद्योग धंधे उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उद्योग धंधे बस नहीं पाए, जिस तरह से डिमांड थी उस हिसाब से हमारे उद्योग धंधे पनपने चाहिए थे, वो पनपे नहीं। ठीक है, फलतः भारतीय उद्योगपति सरकार से सहायता और उनके उत्पादों के विरुद्ध आयात को बंद किए जाने की मांग करने लगे। भारतीय उद्योगपति क्या बोल रहे हैं कि भाई आप हमें संरक्षण दीजिए, है ना, सरकार हमें लैंड ग्रांट करे, हमें इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी सस्ती दे, ये सारी चीजें, और साथ ही उनके उत्पादों के विरुद्ध आयात को करना बंद करे। आयात को करना बंद करे मतलब कि भारत में जो उत्पाद ये कर रहे हैं, अगर ये एक कोई मशीन बना रहे हैं या कोई भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, चीनी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वही तुम दूसरे क्षेत्रों से मंगा लो या उसके दूसरे प्रोड्यूसर आ जाएंगे जिसको ब्रिटिश ने संरक्षण दिया हुआ है, तो हमारे उद्योगपति तो टिक नहीं पाएंगे, है ना। आप देखते हैं कि 1947 में जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिला, 1951 में जब हमारा प्लान दिखाई देता है 5 ईयर प्लान, तो उसमें क्या प्रोविजन था, हमने अपनी इकोनॉमी को क्लोज कर लिया था। क्लोज क्यों किया था, हमारी इकोनॉमी बंद रहेगी, दूसरे देशों को ज्यादा हम एंट्री नहीं देंगे इंडियन ट्रेड में या इंडस्ट्रियल सिस्टम में, तो हमारे जो उद्योगपति हैं, हमारे जो कृषक है, वो थोड़े फल फूल पाएंगे। तो जब तक हमें आवश्यकता महसूस हुई, हमने अपनी इकोनॉमी को क्लोज रखा, और जब जरूरत थी 1980s के बाद, हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया, जब हमें थोड़ी क्राइसिस का सामना देखना पड़ा 1990s में, लेकिन जब जरूरत हुई तो हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया। ठीक है, और 1991 में आप देखते हैं एलपीजी रिफॉर्म लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दस्तकार और शिल्पकार, अब उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था, तो बोल रहे हैं कि दस्तकार शिल्पकार ये लोग जो कि वस्तुएं बनाते थे भारत में, अंग्रेजी शासन के कारण यह वर्ग बर्बाद हो गया था। ये लोग जहां एक और भारी संख्या में बेरोजगार हो गए थे, वहीं दूसरी ओर महंगाई की इन पर दोहरी मार पड़ गई। बेसिकली क्या बोल रहा है कि जब ब्रिटिश ने भारत का दरवाजा यूरोप के लिए खोल दिया था, ब्रिटेन के लिए, पूरे ब्रिटेन व्यापारियों के लिए खोल दिया था 1813 में, वहीं से हम देख रहे थे कि भाई कैसी स्थिति थी, भाई भारत में विदेशी वस्तुओं को पूरी तरह से भर दिया गया था। तो जो छोटे छोटे दस्तकार थे वो तो यहाँ पर निपट गए, अब वो कृषि की तरफ भी गए, तो ब्रिटिश ने क्या करा था, बहुत ज्यादा टैक्स इम्पोज करना चालू किया, लगान लगाया, तो वहां पर भी उनको लगान का, कर का जो है भार झेलना पड़ा। तो वो पूरी तरह से ही समाप्त हो चुके थे। कृषक, किसानों को भारी कुपोषण और निर्धनता से ग्रस्त थे। कुपोषण निर्धनता से मतलब बहुत सारा लगान दे रहे हैं, प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, उस पे से इतना सारा लगान भी दे रहे हैं, प्लस जो अनाज है, ज्यादातर अनाज जो यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट उठाकर ब्रिटेन भेज रही है, तो भाई इनमें भारी कुपोषण आता है और काफी ज्यादा ये परेशान हो जाते हैं। ये किसी ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में थे जिसमें वे अपने विरोध स्वर को मुखरित कर सके कि भाई हमको कितना एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, एक तो अपॉर्चुनिटी मिले, इस बार हम ब्रिटिश को उखाड़ फेंकेंगे। सैनिक विदेशों में नियुक्त भारतीय सैनिक युद्ध के पश्चात जब वापस आए, अब बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे सैनिक थे जो विदेशों में गए थे, है ना, वॉर लड़ने के लिए, जब कुछ मरे वहां से, जब कुछ वापस आए, तो बोल रहे हैं कि सैनिक युद्ध के पश्चात जब वो वापस लौट कर आए, तो उन्होंने अपने युद्ध के अनुभवों को भारतीय लोगों को सुनाया कि देखो वहां पर क्या क्या हो रहा था, वहां पर अधिकार के लिए लड़ाई हो रही थी। ठीक है, और 2 यूरोपियंस भी लड़ रहे थे, उसमें से एक जीत रहा था, एक हार रहा था, यानी यूरोपियंस को हराया जा सकता है। बहुत सारी चीजों को वो अपने साथ में लेकर आए और उन्हें साम्राज्यवाद का विरोध करने हेतु प्रोत्साहित किया कि ये अच्छा मौका है, हमें भी इनके खिलाफ लड़ना चाहिए, जैसे वहां पर यूरोप में लड़ाई हो रही थी, और ऐसा अगर हम करते हैं मिलकर तो डेफिनेटली हमें भी सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, तो एक वो मोटिवेशन फैक्टर इनको दिखाई दिया। आगे, शहरी शिक्षित वर्ग, अब क्या था, जो अभी तक मिडिल क्लास फैमिली देख रहे थे आप, ज्यादातर मूवमेंट से दूर रह रहा था। जैसे 1905 का हम देखते हैं स्वदेशी आंदोलन था, या फिर हमने पहले भी देखा था 1857 का रिवोल्ट, उसमें भी ज्यादातर मिडिल क्लास लोग दूर रहे थे। अब यहाँ पर पहली बार मिडिल क्लास सामने निखर कर आएगा, क्यों, क्योंकि भाई पढ़ाई तो हो रही थी लेकिन उनको उस हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही थी, तो बेरोजगारी की समस्या से बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेड थे, पीड़ित थे, और साथ ही साथ अंग्रेजों द्वारा नस्लवाद की भावना से भी वो ग्रसित थे। पढ़ लिख के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन बड़े पदों पर वो नहीं जा पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर में वो आ रहा था कि भाई ब्रिटिश सही नहीं है हमारे लिए और आगे चल के हमें भी ये परेशान करेंगे। इन कठिनाइयों से भारतीयों का लगभग हर वर्ग त्रस्त था, तथा ब्रिटिश शासकों की अकर्मण्यता ने इसे और बदतर बना दिया। मतलब ब्रिटिश सरकार अभी कुछ और कांड करेगी जिससे स्थिति और बुरी हो जाएगी और भारतीय रास्ते पे आ जाएंगे कि भाई हमें इन्हें उखाड़ के भारत से बाहर फेंक देना है। युद्ध में सहयोग के बदले राजनीतिक लाभ की अपेक्षा, बोल रहे एक और कारण क्या था। अब देखो, पहला कारण बताया आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में इसने सभी वर्गों को कवर किया। कृषकों पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट था, आम मध्य वर्गीय लोगों पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट था, उद्योगपतियों पर आर्थिक रूप से क्या नेगेटिव इम्पैक्ट था, है ना, सबका इसने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जिक्र किया। अब
केवल जो हमें दिखाई देता है राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया वर्ल्ड वॉर के बाद, उसका कारण केवल आर्थिक नहीं था, और भी कारण थे। दूसरा कारण क्या है? युद्ध में सहयोग के बदले राजनीतिक लाभ की अपेक्षा। हमें उम्मीद थी कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, ब्रिटिश, हम सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिश को, तो ब्रिटिश हमारे फेवर में चीजें लेकर आएगा, जैसा वो प्रॉमिस कर रहा था। तो गांधी जी और ज्यादातर राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश को युद्ध में बहुत ज्यादा सहयोग किया। युद्ध मोर्चों में बड़ी संख्या में भारतीय जवानों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी थी। ठीक है, ब्रिटिश युद्ध में भारतीयों का योगदान बहुत ज्यादा व्यापक था, तथापि उन्हें इसके बदले में किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला। तो जब भाई आप इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हो पैसे से, शरीर से, और उसके बाद भी आपको धोखा मिलेगा, तो आप क्या करोगे? आप डेफिनेटली वापस से नेशनलिज्म एक्टिविटी की तरफ मूव करोगे कि नहीं, अब ब्रिटिश के खिलाफ हमें खड़ा होना है। तीसरा, विश्वव्यापी साम्राज्यवाद से राष्ट्रवादियों का मोह भंग हो गया था। यानी कि ये जो साम्राज्यवाद है, ये वैश्विक रूप से दिखाई दे गया था किसे? भारतीय राष्ट्रवादियों को। तो उन्हें समझ में आ चुका था कि भाई अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें रिवोल्ट करना है, आवश्यक है। युद्ध में सम्मिलित सभी साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने विश्वास दिलाया था, जितने भी राष्ट्र थे, चाहे हम बात करें जर्मनी है, चाहे हम बात करें फ्रांस है, चाहे हम बात करें ब्रिटेन है, बेसिकली ये सभी तो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी कॉलोनी बनाकर घूम रहे थे, एशिया के, अफ्रीका के, तो थे तो ये साम्राज्यवादी शक्तियां। और ये साम्राज्यवादी शक्तियां जो देश के अलग अलग हिस्सों में अपना साम्राज्य बना रही है, एम्पायर बना रही है, ये साम्राज्यवादी शक्तियां बेसिकली क्या कर रही थी कि जो ये अपना साम्राज्य बना रही थी उसके लिए लड़ रही थी, सुप्रीमेसी के लिए, कि आपस में ये टकराने लग गई। तो युद्ध में सम्मिलित जितने भी साम्राज्यवादी राष्ट्र थे, उन्होंने विश्वास दिलाया था कि युद्धोपरांत सभी उपनिवेशों में लोकतंत्र और आत्मनिर्णय का नया युग लाएंगे, क्योंकि ये आपस में उसी लिए लड़ रही थी। तो इनको लगा कि भाई ठीक है, हमें भी ये उम्मीद दे रहे हैं, हमारे फेवर में भी कुछ लाएंगे, हमें साम्राज्यवादी शक्तियों से उम्मीद था। शीघ्र ही पेरिस शांति सम्मेलन तथा कुछ अन्य तात्कालिक शांति सम्मेलनों में साम्राज्यवादियों की यह मंशा स्पष्ट हो गई कि वे अपने उपनिवेशों में अपनी पकड़ ढीली नहीं करना चाहते। जैसे ही पेरिस की ट्रीटी हुई, उसमें साफ साफ दिख रहा था कि भाई ये अपने उपनिवेशों पर पकड़ नहीं ढीला करना चाहते, बस जो यूरोप में पावर बैलेंस बिगड़ा था उसको ये वापस से बैलेंस करना चाह रहे थे और अपनी सुप्रीमेसी को मेंटेन रखना चाहते थे। ये सारी साम्राज्यवादी शक्तियां, इसका ग्राउंड लेवल पर उपनिवेश पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना था। इन सभी के परिणाम स्वरूप युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के विभिन्न देश, जिसमें तुर्की है, ईरान, अफगानिस्तान, बर्मा, मलाया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, हिंद, चीन, कोरिया, इन सब में उग्र राष्ट्रवादी गतिविधियां चालू हो गई, क्योंकि अब ये फ्रस्ट्रेटेड थे कि देखो आपने वादा किया, लेकिन हमें आपकी ट्रीटी में कोई भी चीज हमारे फेवर में दिखाई नहीं दे रही है। नेक्स्ट, रूसी क्रांति का प्रभाव। अब रूसी क्रांति का भी प्रभाव पड़ा। पहला रीजन इसने बोल दिया, इकोनॉमिक फैक्टर, डिटेल से बताया। दूसरा रीजन बताया कि वैश्विक रूप से जो साम्राज्यवादी नीतियां हैं वो भारतीयों के सामने आ चुकी थी पूरी तरीके से। तीसरा फैक्टर, रूसी क्रांति, एशिया का एक देश जिसका नाम था रशिया, यहां पर बोल रहा है कि यहां पर एक क्रांति हुई और उस रिवॉल्यूशन का हम पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था। क्या बोल रहा है? 7 नवंबर 1917 को संपन्न हुई रूस की क्रांति में बोल्शेविक दल के समर्थक, मतलब कुछ लोगों ने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया था, वर्ल्ड हिस्ट्री में हम जानेंगे डिटेल से। उन ग्रुप को क्या नाम दिया गया था? बोल्शेविक। उनका अपना एक एजेंडा होता था। तो बोल्शेविक पार्टी ने रूस में जो निरंकुश राजतंत्र चल रहा था उसको उखाड़ फेंका। तो बोल्शेविक दल के समर्थकों ने रूस के निरंकुश, स्वेच्छाचारी, अत्याचारी जारशाही का शासन समाप्त कर दिया। यानी कि वो निरंकुश शासन, मोनार्की, जहां पर इंडिविजुअल एक पर्सन सारे डिसीजन ले रहा है, कुछ भी वो कर सकता है, उसका आदेशी कानून, उसका आदेशी जस्टिस। ओके, तो वो जारशाही का शासन बोल्शेविकों ने मिलकर उखाड़ दिया। इतना ही नहीं, सोवियत संघ ने शीघ्र ही चीन और एशिया के अन्य भागों में जारशाही के साम्राज्यवादी अधिकारों को समाप्त करने की घोषणा की कि जहां जहां पर भी इसने अपना उपनिवेश बना रखा उन सबको हम समाप्त कर रहे हैं, उन्हें हम इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। भारत में कुछ स्लाइड में से क्या तो इसका हम पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। इसका हम पर क्या इंपैक्ट पड़ा? हमें लगा कि अरे, बोल्शेविकों ने मिलकर जब जारशाही का शासन समाप्त कर दिया तो हम क्यों ब्रिटिश का शासन समाप्त नहीं कर सकते? तो 1917 में की भी घटना घट रही है। आगे बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेज किसी प्रकार के शक्ति का बंटवारा नहीं चाहते थे।
तथा वे भारतीयों को प्रशासन में भागीदार बनाए जाने के किसी भी प्रयास के विरुद्ध थे। जैसा जारशाही का वहां पर शासन था, निरंकुश टाइप का, ऐसा ही कुछ हमें भारत में दिखाई दे रहा था। भारत में ब्रिटिश जब रूल कर रहे थे, निरंकुश रूप से इनका रूल चल रहा था। किसी भी तरीके से ये प्रशासन में हमें हिस्सेदारी नहीं देना चाहते थे कि तुम भी हमारे साथ कानून बनाओ, तुम भी हमारे साथ एग्जीक्यूशन का काम करो। ब्रिटेन महायुद्ध के समय को राष्ट्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों से अत्यंत महायुद्ध के समय राष्ट्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों से अत्यंत रुष्ट था। अब ये तो हमने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया। ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिटिश क्या बोल रहा था? ब्रिटेन बोल रहा है कि भाई 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तुमने बोला कि तुम हमें फेवर कर रहे हो और उसने हमारा फेवर लिया, हमको एक्सप्लॉइट किया अच्छे से, लेकिन उस बीच हम आधार बना रहे थे। होम रूल लीग काम कर रही थी कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होगा हमारी ये सारी डिमांड्स हैं, और इसका लगातार हम ब्रिटिश पर दबाव बना रहे थे। तो ब्रिटिश उस समय तो चुप था, लेकिन ब्रिटिश को क्योंकि हमारा फेवर चाहिए था। लेकिन ब्रिटेन महायुद्ध के समय राष्ट्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों से अत्यंत रुष्ट था, क्योंकि हमारे कुछ रिवॉल्यूशनरीज ऐसे थे जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को एज अ अपॉर्चुनिटी लिया। उनका कहना था कि भाई ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और वो क्रांतिकारी देश के बाहर जर्मनी से मिलकर, जर्मनी के शासक से मिलकर ब्रिटेन के खिलाफ कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां चला रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार उससे गुस्सा थी और उसको था कि भाई अब हम इनको बताएंगे, वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया। फलतः उदारवादियों को संतुष्ट करने के लिए उसने एक और 1919 में मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्तुत किया। उसने बोला कि जो उदारवादी, देखो तुमसे हमने वादा किया था, तो लो हम 1919 का सुधार ले आए, जो तुम्हें चाहिए था हमने सब इसमें डाल दिया, जो धोखा था अभी बताऊंगी कैसे। वहीं दूसरी ओर क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए रॉलेट एक्ट बनाया। अब भाई भारत में ही हमें दिखाई देते उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादी, ये दोनों तो अब एक हो चुके हैं, तो इनको संतुष्ट करने के लिए कानून बनाकर लेकर आया। जो रिवॉल्यूशनरीज हैं, क्रांतिकारी हैं, उनसे निपटने के लिए ये रॉलेट एक्ट लेकर आया था। बहुत गंदा कानून था ये, इसे काला कानून की भी संज्ञा दी गई थी, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा प्रोविजन था जिसकी सहायता से ये किसी भी भारतीयों को इजीली जो है कारावास में डाल सकता था। बहुत ही दमनकारी कानून था। तो इसने क्या करा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद से 1919 का एक्ट हमारे मुंह पे मारा, जिस एक्ट में हमें सिर्फ धोखा मिला। दूसरा रॉलेट एक्ट ला दिया कि बाकियों को मैं निपटाता हूं किससे, इस एक्ट के माध्यम से। क्या है इस एक्ट का प्रोविजन, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। पहले हम जानते हैं 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जैसा कि आप सभी को पता है कि ब्रिटिश जो है इंडिया में दो फेज में हमें रूल करते हुए दिखाई देते। एक हमें दिखाई देता है 1765 के ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से लेके 1858 तक अलग अलग भागों में, अलग अलग क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रशासन जमाया। तो इस टाइम पीरियड में ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा अलग अलग कानून बना के लाए जा रहे थे। जैसे हमने डिस्कस किया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1857 में रिवोल्ट हुआ और उसके बाद से 1858 में रिवोल्ट खत्म होते ही ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रूल कर रही थी इसको खत्म कर दिया, और पहली बार ब्रिटेन की तरफ से डायरेक्ट क्राउन के नाम पर रूल होगा, जिसको हमने क्राउन रूल बोला, जो 1858 से लेके 1947 तक चलते हुए दिखाई देता है। इसको आप क्राउन रूल या फिर महारानी का शासन कहते हो। हालांकि महारानी ब्रिटेन में ही बैठ के वॉइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के माध्यम से, यानी भारत सचिव और वॉइसरॉय के माध्यम से भारत का शासन देख रही थी। तो ये जो क्राउन रूल चालू हुआ था, इस समय भी ब्रिटेन की पार्लियामेंट समय समय पर कानून बनाकर लाती थी। अब भारतीय जब 1885 से एक्टिव हो गए, तो वो जब भी इस तरह के कानून आते थे, वो चाहती थी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ये कानून लाके भारत में सुधार करे। तो हमारी जो डिमांड थी उसको ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था कि अब की बार जो ब्रिटेन से कानून बनकर आएगा वो आपके फेवर में आएगा, आपकी सारी डिमांड्स उसमें मानी जाएंगी। और वही कानून हमें 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के रूप में दिखाई देता है। 1919 का भारत सरकार अधिनियम के रूप में हमें दिखाई दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोलता है राइटर कि भारत सरकार अधिनियम हमें धोखे के रूप में दिया गया। क्या था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसके कुछ प्रोविजन बताए गए थे। ठीक है, पहले बोल रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 बनाने के लिए उत्तरदायी कारक। पहले तो बोल रहा है कि कारण क्या था, 1919 का एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया ही क्यों। भारत परिषद अधिनियम 1909 से कांग्रेस के नरम दल के सदस्य संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि 1907 में जब सूरत स्प्लिट हुआ, कांग्रेस दो पार्ट में टूटी थी, तो ये जो नरम दल वाले थे इनको ब्रिटिश ने आश्वासन दिया था कि भरोसा रखो हम तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया कानून लेकर आएंगे। लेकिन 1909 का एक्ट लाया गया, उसमें पूरी तरह से धोखा दिया गया। तो वो जो नरम दल वाले थे 1919 के एक्ट को बहकावा मानते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे साथ चालाकी कर दी, तो हम संतुष्ट नहीं थे, हम लगातार सरकार से ये बात बोल रहे थे। ये सब मैं ज़्यादा इसलिए नहीं घुस रही हूँ कि एक्चुअली ये पॉलिटिकल टॉपिक है।
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ा तो बहुत आराम से सकती हूँ लेकिन टाइम बहुत लंबा खिंच जाएगा, तो फिर कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लक्ष्मीकांत में आपका पूरा कवर होगा, ठीक है। प्रथम महायुद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजी सरकार को पूर्ण सहयोग दिया था, फलतः युद्ध उपरांत उन्हें ऐसे किसी अधिनियम की आवश्यकता थी। तो एक तो 1909 के एक्ट से हम खुश नहीं थे, दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी हमें उम्मीद थी कि कुछ अच्छा कानून आने वाला है, तो भाई ब्रिटिश सरकार पे दबाव था कि कोई कानून भारतीयों को देना पड़ेगा। कांग्रेस लीग समझौता, इसी बीच हम देखते हैं 1916 का लखनऊ पैक्ट हुआ, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक दूसरे से समझौता कर लेते कि अब हम ब्रिटिश सरकार के सामने मिलकर अपनी डिमांड रखेंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कभी कहीं ना कहीं दबाव जा रहा था उन पर, भारतीयों द्वारा स्वशासन की तीव्र मांग। हमने देखा होम रूल लीग जैसे ही एक्टिव हुई, तो इस होम रूल लीग का हम देखते हैं कि ये क्या करती है, ये बेसिकली बात करती है सेल्फ गवर्नेंस की, हम खुद भारत में क्यों नहीं रूल कर सकते। तो वो जो स्वशासन की हम मांग कर रहे थे कि हमें खुद भारत में रूल करना है, उसको शांत करने के लिए हमें कुछ तो हमें कुछ तो लालच देना पड़ेगा ना, कहीं से तो हमें शांत करेंगे, बहलाएंगे, पुचकारेंगे। तो पुचकारने के लिए 1919 का एक्ट हमारे सामने रख दिया गया था। ओके, तो बोल रहे कि कारण क्या था 1919 के एक्ट बनाने का, तो 4-5 फैक्टर्स हैं, उंगलियों पर ही आपको याद हो जाएगा कि भाई फर्स्ट 1909 के एक्ट से हम खुश नहीं थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमें उम्मीद थी कि कुछ हमारे सुधार में कानून लाया जाएगा, जो सब नहीं लाया गया, मतलब लाया तो गया लेकिन एक्चुअल सुधार उससे हुआ नहीं। तीसरा, लीग और कांग्रेस दोनों मिलकर दबाव बनाई थी। तो ये 2-4 पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। अब इसको हम मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, किसे 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है इसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है। क्यों कहते हैं? मॉन्टेग उस समय ब्रिटेन में भारत सचिव के पद पर बैठा हुआ था, चेम्सफोर्ड भारत का वॉइसरॉय था। ओके, तो बेसिकली ये दो लोग भारत को मैनेज कर रहे थे। तो जब ब्रिटिश पार्लियामेंट कानून बनाती वो इन दोनों लोगों से पूछती थी, आप बताइए आप भारत का मैनेजमेंट देख रहे हैं, क्या क्या कानून हमें लाने चाहिए, क्या क्या आपकी सिफारिशें हैं, क्योंकि इनकी सिफारिशों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन एक्ट में। इस वजह से इसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल इसका नेम क्या था 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार की मुख्य धाराएं इस प्रकार है, पूरा छाप रखा है क्या क्या बात की गई थी 1919 के मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में। प्रांतीय सरकार, वैध शासन प्रणाली की शुरुआत। ओके, यहां पर देखो दो स्तर पर बात करा जा रहा है। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो 1919 में लाया गया था, इस एक्ट में दो चीजों का प्रोविजन था, एक तो सेंटर लेवल पर और एक प्रोविंस लेवल पर। ठीक है, इसको बोलेगा केंद्रीय स्तर पर, ओके, और दूसरा बोलेगा प्रांतीय, जिसे आप जब स्टेट या फिर राज्य बोलते हैं, इसको उस समय प्रांत बोला जाता था, प्रांतीय स्तर पर। ठीक है, यहां पर जो बैठा था उसे बोल रहे थे हम वॉइसरॉय, यहां पर जो बैठा था इसे बोल रहे थे हम गवर्नर, थे दोनों ब्रिटिश ही। ये किसकी सहायता से काम करता था? इसके पास दो पार्टी होती थी, एक जिसका काम था कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूशन का काम करना, जैसे आज हमारी गवर्नमेंट है उनके पास मिनिस्टर्स होते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। फिर ये जो दूसरा इनका पिलर होता है वो क्या होता है? विधायिका, जिसका काम है कानून बनाना। ठीक है, ऐसे ही गवर्नर के स्तर पर भी हमें दिखाई देता है क्या? कार्यपालिका, और दूसरा हमें दिखाई देता है विधायिका। ओके, और हमारी कुछ ऐसी डिमांड थी कि भाई हमें भारतीयों को भी इन जगह पर शामिल किया जाए, हम खुद अपने आप पे क्यों नहीं रूल कर सकते। तो 1919 का जो एक्ट लाया था, बोल रहे कि उसमें क्या प्रोविजंस थे। देखो इस बुक में बताया गया है प्रांतीय सरकार वैध शासन प्रणाली की शुरुआत। ठीक है, पहले बात कर रहा है प्रोविंस की, फिर बात करेगा सेंटर की। प्रांतीय स्तर पे क्या सुधार किए गए? द्वैध शासन प्रणाली का वर्ष 1919 के अधिनियम में व्यवस्था की गई। ठीक है, अब देखो इसने बहुत लंबी कहानी बोल रखी है, मैं इतनी लंबी कहानी आपको नहीं बोलूंगी, मैं डायरेक्ट आ जाऊंगी एंड पर। ये सब आप घर से पढ़ लेना, सब वही बात लिख रखी है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। इसने क्या बोला इस एक्ट में, 1919 के एक्ट में ये बात बोली गई कि अभी तक तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स वॉइसरॉय के पास होते थे, जितने भी सब्जेक्ट हो देश के, महत्वपूर्ण हो गैर महत्वपूर्ण, जैसे कि वित्त हो गया, फाइनेंस से जुड़ा मामला, रेवेन्यू से जुड़ा हुआ मामला, इरिगेशन हो गया, खनिज संसाधन हो गए, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, ये सारे मामले बेसिकली किसके हाथ में होते थे? वॉइसरॉय के पास होते थे। यहाँ पर पहली बार 1919 के एक्ट में व्यवस्था की गई कि हम कुछ सब्जेक्ट जो है वो राज्यों के, प्रांतों के गवर्नर्स को दे रहे हैं। तो पहली बार यहाँ पर क्या हुआ था कि विषय को दो भागों में
बांटा गया था, एक विषय जो कि केंद्र के थे और दूसरा कुछ विषय जो कि प्रांतों को दिए गए। यहां तक सभी के समझ में आ गया? जैसे आज हमारे देश में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं या 3 पार्ट्स में उसका डिवीजन किया गया है। सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची के विषय पर पूरी तरह से किसका अधिकार है? केंद्र का। राज्य सूची के विषय पे राज्य का। और जो समवर्ती सूची है इस पर दोनों का अधिकार होता है, लेकिन क्लैश होने पर सेंटर को ज्यादा पावरफुल माना जाता है। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ था कि जितने सब्जेक्ट्स थे पहली बार 1919 के एक्ट में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अगर मानो 5 सब्जेक्ट थे तो अगर मानो 8 सब्जेक्ट थे तो इसने अपने पास 3 रख लिए। जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होगा ना वो वॉइसरॉय ने अपने पास रख लिए, 3 महत्वपूर्ण इस एक्ट में लाया गया। बाकी 5 सब्जेक्ट जो है वो प्रांतों को दे दिया। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। और इस एक्ट में जब प्रांतों को सब्जेक्ट दिया तो प्रांतीय सरकार तो खुश हो जाएगी ना, प्रांतीय स्तर पर लोग खुश हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पर है गवर्नर, लेकिन आगे हम देखेंगे इलेक्शन व्यवस्था भी लेकर आएंगे, चुनाव प्रणाली भी आएगी। पहली बार 1919 के एक्ट में डायरेक्ट इलेक्शन। तो ये बोलेंगे देखो प्रत्यक्ष चुनाव से तुम ही चुनोगे और तुम ही जाके यहाँ बैठोगे और यहाँ बैठोगे तो तुम्हारे पास सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट्स पर तुम्हारा अधिकार है, तुम कानून बना सकते हो, तुम एग्जीक्यूशन कर सकते हो। ये ऊपर से दिख रहा है। एक्चुअल में जब आप इसकी तहे उधेड़ोगे तो क्या पता लगेगा कि 5 सब्जेक्ट्स हमें दिए। अच्छा, भू राजस्व का मामला हमारे पास है, सिंचाई का मामला हमारे पास है, खनिज संसाधन जैसा मामला हमारे पास है, ये दिख रहा था। लेकिन इन्होंने जब सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। बोला जितने भी हम सब्जेक्ट्स प्रोविंस को दे रहे हैं, अगर 5 सब्जेक्ट दिए तो इस 5 सब्जेक्ट्स को हम 2 भागों में बांट रहे हैं और एक हिस्सा जो है इसे हम बोल रहे हैं आरक्षित विषय, ओके, और दूसरा हिस्सा जिसे हम बोल रहे हैं हस्तांतरित विषय। ध्यान से समझिएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिजर्व सब्जेक्ट, इसे हम बोलते हैं ट्रांसफर सब्जेक्ट, ओके। अभी इन दोनों का क्या यूज था? इस कानून में बोला गया कि जो भी राज्य का गवर्नर होगा वो 2 तरीके से इन विषयों पर एग्जीक्यूशन करेगा। एक तो अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से, कार्यकारी परिषद के माध्यम से, दूसरा बोला इसने मंत्रियों के माध्यम से। 2 चीजें हमें दिखाई देंगी, एक तो मिनिस्टर वाला स्ट्रक्चर और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। तो यहां पर यही बोला, ठीक है, यहां पर यही बोला कि जो है जो गवर्नर है ना वो इन 2 बॉडीज के माध्यम से इनका एग्जीक्यूशन करेगा। गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से, जिसमें ब्रिटिश अधिकारी थे, उनके माध्यम से आरक्षित विषयों पर कानून बनाएगा। समझ में आ गया? अब इनके माध्यम से जब ये इन विषयों पर कानून बनाएगा तो ये जो कार्यकारी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, कार्यकारी परिषद थी, इसमें जितने भी लोग थे उसमें से कोई भी भारतीय के प्रति या किसी भी तरीके से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं रखता था, ठीक है। बोला गया जितने सब्जेक्ट्स हमने आपको हस्तांतरित किए हैं इन विषयों पर गवर्नर किसके माध्यम से एग्जीक्यूशन करेगा? मंत्रियों के माध्यम से। अगर मंत्री कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो मंत्रियों के खिलाफ व्यवस्थापिका में क्या लाया जा सकता था? अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता था। व्यवस्थापिका में आप ही चुनकर गए, जैसे आज आप लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं ना इलेक्शन में चुन के, ऐसे ही आप जाते और वहां पर जो लोग व्यवस्थापिका से निकलकर एज अ मिनिस्टर काम कर रहे हैं गवर्नर के साथ, अगर वो लोगों को इस पे राइट है और वो कुछ भी गड़बड़ करते हैं, व्यवस्थापिका इन मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे कि हम इससे संतुष्ट नहीं है, गड़बड़ कर रहा है, तो मंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाता था, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, चाल समझी आपने? ब्रिटेन से कानून बनकर आ रहा है कि भारत के सब्जेक्ट्स में से अब हम कुछ सब्जेक्ट प्रांतों को भी दे रहे हैं। तो देखो आप चाहते थे ना कि खुद आपका रूल हो, अब स्टेट को भी सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, तो हमने बोला उससे क्या? तो बोल रहे कि देखो स्टेट को हमने सब्जेक्ट दे दिया, अब जो हमारा व्यक्ति गवर्नर बनकर बैठा हुआ है ना, वो गवर्नर ये जो सब्जेक्ट्स है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, आरक्षित और हस्तांतरित, और वो गवर्नर मंत्रियों के माध्यम से हस्तांतरित विषयों पर मैनेजमेंट करेगा। कुछ गड़बड़ करता है तो तुम हटाओ मंत्री को, तो मंत्री कुछ गड़बड़ करेगा नहीं। लेकिन इधर भी तो देखो, जो आरक्षित विषय थे वो सबसे महत्वपूर्ण थे, जो बाहर से देखने में लग रहा था प्रांतों के पास गया, लेकिन एक्चुअल में उस पर अभी भी गवर्नर किसके माध्यम से रूल करने वाला था? कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से। और कार्यकारिणी परिषद कितना भी गड़बड़ करे, इनको नहीं हम हटा सकते थे, इनके खिलाफ कोई भी इस तरीके का अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था, इसमें क्या प्रोविजन था? अगर हम बात करें किसकी, व्यवस्थापिका के प्रति, तो यहाँ पर बोला गया था कि हर प्रांत में विषयों को दिया गया है
और उन विषयों को दो हिस्सों में बांट दिया, आरक्षित और हस्तांतरित। इसे ही क्या बोला गया था, दोहरी शासन पद्धति या फिर डायआर्की, द्वैत शासन कहा गया था। अब प्रांतीय स्तर पर, सॉरी एग्जीक्यूशन में हमने दिखा दिया, अब प्रांतीय स्तर पर लेजिस्लेचर का रोल दिखा रहा है। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की सदस्य संख्या में बहुत वृद्धि कर दी गई। इन सदस्यों में 70% सदस्य निर्वाचित होने लगे। अब यहाँ पर क्या हम डिमांड कर रहे थे कि ये जो हर प्रांत की व्यवस्थापिका कानून बनाने वाली संरचना है, इसमें किसी में 20 लोग हैं, किसी में 25 लोग हैं, किसी में 30 लोग हैं, तो हमारा कहना था कानून बनाने वाली जो संस्था है उसमें उसके नंबर बढ़ाओ, उसका आकार बढ़ाओ। मानो इसने 20 से कर दिया आकार 70 कर दिया, और फिर इलेक्शन का भी प्रोविजन लिया है, तो अब भारतीय खुद भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके यहाँ पर पहुंच सकते थे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच सकते थे। तो ये व्यवस्थापिका के तौर पे किया, इन्होंने व्यवस्थापिका का आकार बढ़ा दिया। ठीक है, मताधिकार में वृद्धि कर दी गई तथा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को और ज्यादा विस्तारित किया गया। मताधिकार में वृद्धि का क्या मतलब है कि पहली बार, वैसे मैं बोलूंगी डायरेक्ट इलेक्शन जो है, प्रत्यक्ष चुनाव, वो हमें यहाँ पर दिखाई दिया। और ये चुनाव किस आधार पर था, तो दिख तो रहा है कि हमने तुम्हें मताधिकार का अधिकार दे दिया, यानी भारतीय खुद भी वोट डाल सकते हैं, इनमें जाकर डायरेक्ट चुन सकते हो कि हमारी व्यवस्थापिका का सदस्य कौन होगा, जैसे आज इलेक्शन होता है। लेकिन ये चुनाव किस आधार पर हो रहा था, ये हो रहा था कि कौन सा व्यक्ति जो मिनिमम इतना टैक्स पे करता है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मिनिमम इतना ज्यादा शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं, और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मिनिमम इतनी संपत्ति है। तो जो भारत का मैक्सिमम पॉपुलेशन था वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता ही नहीं था। जब आप फुलफिल नहीं करोगे तो आप डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो दिख तो रहा है प्रत्यक्ष चुनाव, लेकिन बहुत ही कम भारत का हिस्सा था जो इस डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता था, और जो करते भी थे वो भी ज्यादा ब्रिटिश के चाटुकारी होते थे, अपर क्लास वाले। ओके, तो ये लाया गया लेकिन बहुत ज्यादा कुछ फ्रूटफुल नहीं हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और ज्यादा विस्तार किया गया। आप देख रहे हो भारत को और टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश की जा रही है। 1909 में जो बोला गया था कि मुस्लिम्स के लिए अब सीट ही रिजर्व नहीं होगी, बल्कि जो मुस्लिम कैंडिडेट्स की सीट रिजर्व है उस पर जो जाकर इलेक्शन लड़ेंगे उनके वोटर्स भी अब मुस्लिम होंगे। तो पहली बार कॉम्युनल बेस पर जो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम लाया गया था वो किसके लिए लाया गया था, मुसलमानों के लिए लाया गया था। उसको यहाँ पर और बढ़ा दिया गया। आप समझ रहे हैं कि अब केवल मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि बोल रहा है कि एंग्लो इंडियन जो है, क्रिश्चियंस जो है, सबके लिए अब हम क्या ला रहे हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। तो इससे क्या हो जाएगा, भारत के बहुत छोटे टुकड़े हो जाएंगे। मतलब अगर मैं हिंदू हूं और मुझे पता है कि मेरे को वोट डालने वाले केवल हिंदू हैं, तो मैं कभी भी मुसलमानों के या ईसाइयों के या सिखों के या जैन के, पारसियों के किसी के विकास पे ध्यान दूंगी नहीं। ह्यूमैनिटी वाइज दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्योंकि मुझे इसका वोट पाना है, वोट पाने तो सब अपनी अपनी कम्युनिटी की बात करेंगे। तो सोचो भारत में सब अपनी अपनी कम्युनिटी, यानी भारत के खुद ही हिस्से कर देगा ये। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इसने और बढ़ा दिया। महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार प्रदान किया, लेकिन वो ना बराबर ही था, उतनी शिक्षा ही नहीं थी। सदस्यों को बोलने का अधिकार और स्वतंत्रता दी गई कि ये जो व्यवस्थापिका के मेंबर हैं, जब अब कोई गवर्नर, उसकी कार्यकारी परिषद या मंत्री कुछ काम करे तो उस पर व्यवस्थापिका क्वेश्चंस कर सकती थी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें लाई गई थी प्रोविंशियल स्तर पर। एग्जीक्यूटिव के फॉर्म में क्या बोला गया, तो बोल रहा है कि गवर्नर जनरल मुख्य कार्यपालिका अधिकारी था, यानी हर एक राज्य का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वो एग्जीक्यूशन का मेन हेड होता था। सभी विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, केंद्रीय और प्रांतीय विषय, ये तो आप सभी को पता ही है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में 8 सदस्यों में से 3 भारतीय नियुक्ति किए जाएंगे। कंपलसरी कर दिया कि ये जो गवर्नर जनरल है, इसकी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो कानून को लागू कर रही है, जैसे मंत्री हो गई या एग्जीक्यूटिव बॉडी, इसमें बोल रहा है कि कम से कम 8 में से 3 सदस्य भारतीय होंगे। लेकिन अगर भारतीय भी हैं तो क्या 8 में से 3 माइनॉरिटी में, और उनको कैसे सब्जेक्ट दे दिए जाते थे, उन्हें विधि, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य, उद्योग विभाग सौंप कर किनारा कर दिया गया। तो देखने में लग रहा है कि भारतीय जा रहे हैं, लेकिन वो भारतीय वहां जाके कर कहां पा रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है। प्रांतों के आरक्षित विषयों में गवर्नर जनरल का पूर्ण अधिकार था। देखा हमने कि आरक्षित विषय पे गवर्नर जनरल मंत्रियों की सहायता से कानून, सॉरी एग्जीक्यूटिव बॉडी की सहायता से कानून बना रहा है, जिसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो ये अपने पास रख रहा है ना पावर। गवर्नर जनरल को मांगों पर कटौती का भी पूर्ण अधिकार था। कोई डिमांड हो रही है तो उसमें कटौती कर सकता है, यानी इनके पास कुछ स्पेशल राइट्स होते थे। साथ ही वह केंद्रीय व्यवस्थापिका द्वारा अस्वीकार किए गए प्रस्तावों को पारित कर अध्यादेश जारी कर सकता था। तो बेसिकली कुछ हमें राइट्स दिए गए, लेकिन उस राइट को देते हुए देखा गया कि कैसे इन्हें छीना जा सकता है, वो इस एक्ट में किया जा रहा था। और जब पता लगता है, जब आप इसे बहुत पास से देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्यवस्थापिका।
एक सेकंड, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, सेंटर लेवल पर बात कर रहा है और ये स्टेट लेवल पर। ये सेंटर का एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा है, केंद्रीय, ये प्रांतीय नहीं है, गवर्नर जनरल ये गड़बड़ हो गया, वॉइसरॉय, इसको कर लीजिए आप वॉइसरॉय, ठीक है। तो 1919 के एक्ट में वॉइसरॉय के लिए प्रोविजन लाया गया था। ये केंद्रीय स्तर पर बात कर रहा है, जैसे अभी आपने प्रांतीय स्तर पर देखा था, केंद्रीय स्तर पर क्या व्यवस्था की गई कि केंद्रीय स्तर में जो वॉइसरॉय है वही मेन हेड होता था। उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी में अब कंपल्सरी कर दिया गया था कि 8 में से 3 भारतीय होंगे, लेकिन फिर भी भारतीय को बहुत बड़ा विभाग नहीं दिया जा रहा था। दूसरा, वॉइसरॉय के पास में वीटो पावर थी, वो रोक सकता था किसी भी काम को करने से, वीटो पावर का यूज करते हुए। तो यहाँ पर भारतीयों को जगह तो दी गई वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव बॉडी में, लेकिन जो वॉइसरॉय की वीटो पावर थी और जो ब्रिटिश मेजॉरिटी में अभी भी बने हुए थे एग्जीक्यूटिव बॉडी में, 5 में से 3 ही ना, सॉरी 8 में से 3 ही ना, 5 तो ब्रिटिश ही हैं, फिर भी हो सकते हैं। तो ये जो मेजॉरिटी बनी हुई थी, ये जो गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय की वीटो की पावर थी, इसने एग्जीक्यूटिव में भारतीयों को जगह देते हुए भी बहुत पावरफुल नहीं बनाया। अब केंद्रीय स्तर पर व्यवस्थापिका में या फिर जो कानून बनाने वाली संस्था, उसमें क्या परिवर्तन किया गया? पहली बार यहाँ पर जो वॉइसरॉय था, उसकी कानून बनाने वाली जो एक संस्था थी विधान परिषद, उसको 2 भागों में बांट दिया, केंद्रीय विधान परिषद, राज्य परिषद, यानी कि द्विसदनीय बना दिया गया केंद्रीय व्यवस्थापिका को। बाई कैमरल स्ट्रक्चर यहाँ पर लाया गया। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। जैसे आज है आपका लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा जो हर एक स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, लोकसभा जो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसा ये स्ट्रक्चर लेकर आए। जो राज्य परिषद होता था उसका 5 साल का कार्यकाल होता था, जिसमें केवल पुरुष ही जा सकते थे। केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल होता था 3 वर्ष का, लेकिन अगर वॉइसरॉय चाहे तो ये केंद्रीय विधान परिषद का टेन्योर बढ़ा सकता था, 3 साल से आगे भी एक्सटेंड कर सकता था। हालांकि ये हमारे किसी काम का है नहीं, ठीक है। सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे। कानून बनाने वाली जो परिषद थी, ये इसको अधिकार था कि ये कोई क्वेश्चन कर सकते थे कि बताइए भाई, आप ये बजट लेकर आए हैं, इसमें इतना खर्चा है, क्यों आपने इतने खर्च की बात की है, इसमें कम खर्चा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकते थे। कुछ भारतीय सदस्यों को सरकार की स्थायी समितियों जैसे वित्त समिति, सार्वजनिक लेखा समिति में नियुक्त कर दिया गया। तो इस कानून में कुछ कुछ ऐसे प्रोविजन थे जो बेसिकली खाना पूर्ति ही कर रही थी। तो 1919 का एक्ट लाया गया। इस एक्ट में प्रांतीय स्तर पर किसमें? व्यवस्थापिका और एग्जीक्यूटिव बॉडी या कार्यपालिका। इसी तरह सेंटर लेवल पर भी क्या? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में भारतीयों को ऊपरी तौर पर कुछ अधिकार दिए गए, लेकिन वो असंतोषजनक था, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि चलो अब 1919 के एक्ट का मूल्यांकन करते हैं, थोड़ा सा इसको एनालिसिस करते हैं कि ये कितना फ्रूटफुल था या नहीं था। इसने पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के लिए बड़े पैमाने पर व्यवस्था की। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के लिए मतलब बोल रहा है कि पॉजिटिव क्या दिखाई दिया? हमें ये दिखाई दिया कि जो प्रांतों की कानून बनाने वाली परिषद है, इसका साइज बढ़ा दिया गया। अगर 30 लोग हुआ करते तो अब बोल दिया गया कि 70 लोग जा सकते हैं कानून बनाने वाली संस्था में। तो ये एक अच्छी चीज थी। इस व्यवस्था से देश के मतदाताओं में मत देने की व्यवहारिक समझ विकसित हुई। यानी पहली बार यहाँ पर क्या आ रहा है? प्रत्यक्ष चुनाव हमें दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट इलेक्शन दिखाई दे रहा है। तो अब प्रत्यक्ष चुनाव भले ही कम मात्रा में था, बहुत कम लोग इसमें जा पा रहे थे, लेकिन कम से कम उस डायरेक्ट इलेक्शन वाली हायरार्की में हम घुस तो पाए। इसने भारत में प्रांतीय स्वशासन और आंशिक रूप से ही सही उत्तरदायी शासन प्रणाली की व्यवस्था की। बोल रहा है कि हमें दिखा तो कम से कम जो प्रांत जिसे अभी तक कोई सब्जेक्ट मिला ही नहीं था, भले ही नाम मात्र के लिए पहली बार प्रांतों को सब्जेक्ट मिला, और जो सब्जेक्ट्स को क्या किया गया था? आरक्षित किया गया था, सॉरी, जो सब्जेक्ट को हस्तांतरित किया गया था, यानी ऐसे सब्जेक्ट जिस पर गवर्नर जो है वो अपनी मंत्रियों के सहायता से मैनेज करता, तो हम उन मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते थे। तो कम से कम थोड़ा ही सही, लेकिन कम से कम उत्तरदायित्व की भावना तो आई कि अगर वो कुछ गड़बड़ करेंगे तो हम उन्हें वहां से हटा सकते हैं। तो थोड़ा ही सही, लेकिन वो तो स्टार्ट हुआ। प्रांतीय स्वायत्तता, थोड़ा सा प्रांतों को अधिकार तो मिला, विषय तो आए उनके पास में, हमें थोड़ा राइट तो मिला, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी बढ़ी हमारे लिए। केंद्र में कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहले से त्रिगुना प्रतिनिधित्व दिया गया। पहली बार वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव बॉडी में इंडियंस कब शामिल हुए थे? 1909 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा
पहली बार सम्मिलित किए गए थे। अब 1919 के एक्ट में पहले का 3 गुना बोला है कि पहले एक ही व्यक्ति था, अब बोला गया कि 8 में से 3 कंपल्सरी है कि इंडियन होंगे, यानी कि वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव बॉडी में हम जाकर बैठ रहे हैं और हमारी संख्या थोड़ी बढ़ गई है। तो थोड़ी ही, लेकिन पहले से बढ़ी, तो मतलब थोड़ा थोड़ा ही हमारे फेवर में चीजें हो रही है ना। दोष क्या था, ये तो हमने पॉजिटिव चीजें निकाली, हालांकि हमारी डिमांड इतनी नहीं थी, हमारी डिमांड बहुत खास थी, वो इन्होंने कुछ फुलफिल नहीं किया। अब नेगेटिव इंपैक्ट देते हैं, मताधिकार बहुत सीमित, आपने जो दिया डायरेक्ट इलेक्शन, आप डायरेक्ट इलेक्शन बोल रहे हो, इतना शिक्षित हो, इतना टैक्स पेयर हो, इतना कम से कम तुम्हारे पास प्रॉपर्टी हो, तो बहुत लिमिटेड लोग ही इसमें आ पा रहे हैं डायरेक्ट इलेक्शन। अगर पूरे इंडियंस कवर होते तो वो उसी को चुनते जो कि एक्चुअल में उनके अधिकारों की बात करेगा। लेकिन ये तो अपर क्लास तक की ही बात होगी ना, तो अपर क्लास अपने राइट्स की बात करेंगे ज्यादातर, और 2-4 उसमें आ भी गए दूसरे तो वो क्या ही उखाड़ लेंगे, है ना। तो मताधिकार बहुत सीमित था। केंद्र में सदस्यों का गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारी परिषद पर कोई नियंत्रण नहीं था, मतलब जो एग्जीक्यूटिव में हमारे इंडियंस गए भी, 3 चले भी गए, तो वो क्या ही उखाड़ लेते वहां पे। यहाँ पे गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर थी, और वो वैसे भी माइनॉरिटी में थे, 8 में से 3 सदस्य क्या कर पाते। केंद्र में विषयों का विभाजन संतोषजनक नहीं था, जो सब्जेक्ट्स दिए गए थे प्रोविंसेस को वो संतोषजनक नहीं था कि किस हिसाब से आपने इन्हें इतने ही सब्जेक्ट दिए हैं। प्रांतीय स्तर पर आप देख तो रहे हो कि हम प्रांतीय स्तर पर प्रांतों को राइट दे रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, आपने विषयों को देते हुए भी 2 हिस्सों में बांट लिया, हस्तांतरित और आरक्षित। आरक्षित विषयों पर वॉइसरॉय जब चाहता तब किसके माध्यम से, उस स्टेट के गवर्नर के माध्यम से मैनेजमेंट कर सकता था, चेंजेस कर सकता था। प्रांतीय मंत्रियों का वित्त और नौकरशाही पर कोई नियंत्रण नहीं था। इस कालांतर में दोनों के मध्य टकराव हमें दिखाई देता है कि जो प्रांत के मंत्री थे उनका ना तो फाइनेंस और ना ही नौकरशाही से कोई मतलब था, तो प्रांतीय मंत्री जो एक्चुअल में हमारे प्रति रिस्पॉन्सिबल थे वो कुछ कर भी कहाँ पाते, इनका इस पर कोई कंट्रोल था ही नहीं। तो अगर कोई नौकरशाही गड़बड़ कर रहा है, जिसमें ब्रिटिश ही ज्यादा भरे रहते थे, फाइनेंस रिलेटेड गड़बड़ करता, तो ये कुछ कर नहीं पाते थे, इनके बीच में केवल क्लैशेस होकर ही रह जाता था। संयुक्त उत्तरदायित्व का पूर्ण अभाव, किसी भी तरीके का यहाँ पर हमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई दी कि गवर्नर जो था प्रोविंस का, उसके जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, उसके जो मिनिस्टर्स थे, ये सब संयुक्त रूप से रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसा नहीं था। या वॉइसरॉय उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी शो करे, वो भी नहीं था। तो बस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, वो भी छोटे मोटे स्तर की दिखाई देती है। अब गांधी जी का अभ्युदय, प्रारंभिक जीवन और दक्षिण भारत में सत्य का प्रयोग, तो अभी आपको कहाँ ले गया चैप्टर ले गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से क्या क्या गतिविधियां हुई, प्रथम विश्व युद्ध के बाद से भारत में क्या स्थिति थी अलग अलग स्तर पे, और राष्ट्रवादी भावना प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्यों पनपी वो हमने देखा। पनपने में एक कारण क्या था, ब्रिटिश के द्वारा किया गया कांड कौन से थे, 2, रॉलेट एक्ट 1919 का एक्ट। 1919 के एक्ट को डिटेल से हमने जाना कि हमें बहुत उम्मीद थी, लेकिन मिला केवल ऊपरी तौर पर, डिटेल से देखो तो सिर्फ ये धोखा है। अब इसी बीच गांधी जी की एंट्री हो जाएगी 1915 में, लेकिन गांधी जी की इंडिया में एंट्री कराने से पहले थोड़ा सा इनका पुराना बैकग्राउंड जान लेते हैं, जो साउथ अफ्रीका में ये प्रैक्टिस करके आए थे, सत्याग्रह की, अहिंसा की, है ना। ये गांधी जी का अभ्युदय, उनका प्रारंभिक जीवन और दक्षिण अफ्रीका में सत्य का प्रयोग। प्रारंभिक जीवन मैंने पूरा हटा दिया है, तो बचपन में पढ़कर आए हो, नहीं पढ़े हो तो स्पेक्ट्रम बुक में देख लेना, पूरा प्रारंभिक जीवन बताया, कहाँ पैदा हुए, क्या हुए, मैंने यहाँ पे काट पीट दिया है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब होता है, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। ये जो कौन थे, पारिवारिक रूप से काफी समृद्ध थे, है ना, व्यापारी के पुत्र थे। तो गुजरात के एक व्यापारी गुजरात के एक समृद्ध परिवार से संबंध रखते थे, और इनका काफी अच्छा कनेक्शन था व्यापारियों से। ये लंदन से बैरिस्टर करके आते हैं, डिग्री लेकर आते हैं किसकी, लॉ की, और फिर ये प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ जाते हैं, इन्हें ऑफर मिलता है। गुजरात का एक व्यापारी दादा अब्दुल का मुकदमा लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका पहुंचे। साउथ अफ्रीका कहाँ है, वर्ल्ड मैप में देखो, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के यहाँ पर हमें साउथ अफ्रीका दिखाई देगा। यहाँ पर वो जाते हैं अपनी पत्नी के साथ, जैसे ही वो वहां पर पहुंचते उन्हें नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीका की जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, वहां की जो नेटिव पॉपुलेशन है, वो मूल जो नस्ल है वो कैसी है, हमें दिखाई देता है कि उनका रंग जो है सांवला दिखाई देता है या काला दिखाई देता है। उन पर रूल कौन कर रहे थे, विदेशी रूल कर रहे थे, यूरोपियन रूल कर रहे थे, उनका रंग क्या था, गोरा था। तो ये जो गोरे वहां पर रूल कर रहे थे, उन लोगों को काला बोला जाता था, उन लोगों को नीचा दिखाया जाता था, उनके लिए एक अलग से रीजन बना रखा था, तुम यही रह सकते हो,
जैसे जानवरों के पट्टे लगाए जाते थे उस तरीके से उनको लाइसेंस दिया जाता था, ये तुमको हमेशा जेब में लेकर घूमना है, नहीं घूमोगे तो तुम्हें ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया, बहुत सारी चीजें थी। तो गांधी जी जब वहां पहुंचते और इस तरह का नस्लीय भेदभाव देखते हैं तो बस वो उस दिशा में कदम बढ़ाएंगे। ऐसे 3-4 चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। वहां उन्होंने देखा कि जो एशियाई मजदूरी करने आए, यहाँ पे टर्म देखिए, एशियाई का मतलब भारत नहीं है, एशिया के और भी रीजन से जो लोग यहाँ पर मजदूरी करने आए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे, वो किस प्रकार प्रजातीय उत्पीड़न और भेदभाव का शिकार कर रहे हैं। मतलब जात पात भेदभाव, नस्लीय भेदभाव का शिकार कर रहे हैं, ना केवल बाहर से आए भारतीय बल्कि जो मूल भी थे दक्षिण अफ्रीकी लोग, उनके साथ भी ये हो रहा था। गांधी जी 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में रुके, तत्पश्चात वो भारत वापस आए। तो तब तक 1914 तक उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी की, यहाँ पर उसके बारे में ही डिटेल से बताया गया है। बोल रहा है दक्षिण अफ्रीका में कार्यरत भारतीय, अगर हम भारतीयों की बात करें तो बोल रहे कि साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस थे उनके हमें 3 ग्रुप्स दिखाई देते हैं। ऐसे इंडियंस, प्रथम वर्ग में दक्षिण भारत से आए हुए मजदूर, ऐसे इंडियंस जो कि भारत के दक्षिणी हिस्से से यहाँ पर आए थे मजदूरी करने के लिए, ठीक है, एक इन लोगों का ग्रुप था। एक दूसरा वर्ग ऐसा था जिसमें हमें भारत से आए मेमन मुसलमान दिखाई देते हैं जो मजदूरों के साथ दक्षिण अफ्रीका आ गए थे। मतलब भारत के जो मेमन मुसलमान है वो भी कई ऐसे ही मजदूरों के साथ में इस दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्र में आ गए थे। और कुछ ऐसा भी लोग दिखाई दिया जो कि आए थे मजदूर के रूप में भारत में, बॉन्ड करके आते थे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, उनका बॉन्ड खत्म होने के बाद से वो उसी जगह बस गए। तो कुछ ऐसा लोगों का ग्रुप जो अनुबंध समाप्ति के बाद भी अपने परिवार के साथ वहीं रहने लग गया, वापस लौट के नहीं आया, वो वहीं पर रहने लग गए। तो बेसिकली बोल रहा है कि साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस रहते थे उनके हमें 3 ग्रुप्स यहाँ पर दिखाई देते हैं, जो भारत से आकर मजदूरी कर रहे हैं, जो भारत से आए और यहीं पे मजदूर करने के बाद यहीं बस गए ही नहीं अनुबंध खत्म होने के बाद भी, और इनके साथ मजदूरों के साथ कुछ मेमन मुसलमान आए थे, कुछ उन लोगों का भी हमें ग्रुप दिखाई देता है। ठीक है, ये सभी दक्षिण अफ्रीका में प्रजातीय भेदभाव का शिकार कर रहे थे, सब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार इन भारतीयों पर अनेक जुल्म ढाती थी, इन्हें मत देने के अधिकार से वंचित रखा गया था। अगर आप वहां पर परमानेंट भी रह रहे हैं निवासी बन के तो भी आप वहां पे वोट नहीं डाल सकते थे। इन्हें कुछ विशेष स्थानों में ही रहने की अनुमति दी गई थी कि यही आपका एरिया इलाका है, यही आप रह सकते हो, जो बहुत ही गंदी जगह होती थी। बेसिकली एज अ डिग्निटी वाली लाइफ जीने के लिए मुझको क्या चाहिए होगा, मुझे एक ऐसी जगह जहाँ पे प्रॉपर रोशनी हो, अच्छा पानी मिलता हो, अच्छा खाना मिलता हो, अच्छी हवादार जगह हो और मैं अपनी लाइफ के बेसिक डिसीजंस ले सकूं। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि ये जिस स्थानों में रहने की इनको जगह दी गई थी वो स्थान बहुत संकीर्ण, छोटे छोटे जगह थी, गंदी जगह हुआ करती थी, वो ऐसी दशाएं थी जो मानव के रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, वो जगह इनको रहने के लिए दी गई थी। गोरी सरकार ने 9 बजे रात्रि के पश्चात भारतीय और काले अफ्रीकियों के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया था कि 9 बजे के बाद ये जो है अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, तथा उन्हें सार्वजनिक फुटपाथों के प्रयोग की अनुमति नहीं थी कि जो रोड के साइड में फुटपाथ बने होते हैं, आप हर एक सार्वजनिक फुटपाथ का प्रयोग नहीं कर सकते। आप सोच लो इस तरीके का भेदभाव वहां पर हो रहा था कि आप 9 बजे बाद बाहर नहीं निकल सकते, आप सार्वजनिक फुटपाथ का प्रयोग नहीं कर सकते। गांधी जी गए, गांधी जी जाके वहां पे जो ट्रेन थे उसके डब्बों का भी डिवीजन किया हुआ था कि यहाँ पर गोरे लोग ही बैठ सकते। गांधी जी उस क्लास में जाकर बैठ गए, उठा के उन्हें ट्रेन के बाहर फेंक दिया गया था। तब उन्हें समझ में आया कि अच्छा ये है नस्लीय भेदभाव। संघर्ष का उदारवादी चरण, गांधी जी के अफ्रीका में अलग अलग फेजेस दिखाई दिए। पहला फेज दिखाई देता 1894 से लेकर 1906 का संघर्ष का उदारवादी चरण। इस समय गांधी जी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं, जो ब्रिटिश वहां पर रूल कर रहे थे गोरी सरकार, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि देखिए मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ नहीं है, मैं आपको समझाता हूं, हम भी आप जैसे हैं, आप इनके साथ काले गोरे का भेदभाव मत करिए। बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ में वही उदारवादियों वाला अप्रोच, लेटर एप्लीकेशन वाला अप्रोच करेंगे इनिशियली। तो 1894 में जब ये एंट्री करते हैं 1906 तक इनका अप्रोच बहुत उदारवादी था। इस चरण में गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीकी सरकार को याचिका प्रार्थना पत्र सौंपने की नीति अपनाई। उन्होंने ब्रिटेन से मांग की, ब्रिटिश ही वहां पर रूल कर रहे हैं ना, कि मांग की, वहां तक उन्होंने अपनी याचिकाएं भेजी। जो अफ्रीका में ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके साथ साथ ब्रिटेन की सरकार को भी ये याचिकाएं भेज रहे हैं और उनको बोला कि प्लीज आप लोग इस विषय में हस्तक्षेप करिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप देखिए यहाँ पर कि आपके ही लोग क्या कर रहे हैं और भारतीयों की दशा में सुधार करिए।
क्योंकि भारत आपका ही उपनिवेश है, ये आपका ही उपनिवेश है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये लोग जो यहाँ पर काम कर रहे हैं आप इनके हित का ध्यान रखें। ओके, उनको लग रहा था कि भाई उपनिवेश है मतलब कि भाई जिम्मेदार है वो उपनिवेश है मतलब ये इनकी प्रजा है, लेकिन एक्चुअल में थोड़ी था, उनको कोई मतलब नहीं था, वो तो एक्सप्लॉइट कर रहे थे। गांधी जी ने सभी भारतीयों को संगठित कर नेटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो गांधी जी ने सोचा चलो एक ग्रुप बनाते हैं, जैसे वहां कांग्रेस बना था, नेटल भारतीय कांग्रेस एक ग्रुप बना जिससे लोग जुड़े, और साथ में इन्होंने एक पत्रिका निकाली इंडियन ओपिनियन नाम से, कहां पे, साउथ अफ्रीका में। फैक्चुअल टाइप का डेटा है, स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछ लेता है। इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका में निकल रहा है, जिसमें ये अपने विचार व्यक्त करते हैं, लोगों तक ये भावनाएं पहुंचाते हैं कि लोग भी एकजुट हो जाए। अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह का काल 1906 से 1914। तो पहला वाला जो टाइम पीरियड था उसमें ये बहुत कुछ नहीं कर पाए क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने बिल्कुल भी इन पर ध्यान नहीं दिया। अब जब ध्यान नहीं दिया तो इन्होंने क्या बोला, अहिंसात्मक प्रतिरोध। अहिंसात्मक प्रतिरोध या फिर इसे बोला जाता है सविनय अवज्ञा। इसमें क्या बोला जाता है कि अब तक तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम आपकी बात ही नहीं मानेंगे, हम आपके खिलाफ लाठी नहीं उठाएंगे, थप्पड़ नहीं उठाएंगे, हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन हम आपकी बात भी नहीं सुनेंगे। इससे बोला जाता है अहिंसात्मक प्रतिरोध। ओके, तो अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह इन्होंने चालू किया 1906 से 1914, जहां पर सरकार के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सरकार का सपोर्ट करना बंद कर देंगे, उनके लिए काम करना बंद कर देंगे, है ना, यहाँ पर ये बोल रहा है। और अगर आप कुछ बोलते हैं कि लाइसेंस लेके घूमो, हम नहीं घूमेंगे लाइसेंस लेकर, आप जो जो बोलेंगे हम वो करेंगे नहीं, लेकिन हम हिंसा नहीं करेंगे। तो दक्षिण अफ्रीका में गोरी सरकार के विरुद्ध गांधी जी के संघर्ष का दूसरा चरण हमें दिखाई देता है 1906 से। इस चरण में गांधी जी ने अहिंसात्मक प्रतिरोध या सविनय अवज्ञा की नीति अपनाई। तो अब आपसे कभी भी ये टर्म बोलेगा कि अहिंसात्मक प्रतिरोध क्या है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार के खिलाफ कोई जुलूस या नारेबाजी, बस ये है कि आप कोई ऑर्डर लाइए, आप कोई लॉ लाइए, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे और ना हम हिंसा करेंगे, बल्कि तुम हिंसा कर दोगे एक गाल पे तो हम दूसरा गाल आगे कर देंगे। ठीक है, पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध सत्याग्रह। सॉरी, ये हेडिंग नहीं बन पाए, एक हेडिंग है। पहला हमें इनका सत्याग्रह दिखाई देता है 1906 में, किसके खिलाफ, पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध। पंजीकरण प्रमाण पत्र क्या था, यहां पर बोला जाता है दक्षिणी अफ्रीका सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया और उस कानून में बोल दिया गया कि जितने भी भारतीय हैं उनके लिए कंपलसरी है कि वो अपने अंगूठे के निशान वाले पंजीकरण प्रमाण पत्र को हर समय अपने पॉकेट में लेकर घूमे। ओके, तो आपका एक पंजीकरण प्रमाण पत्र बनाया जाएगा, अंगूठे से निशान लगवाया जाएगा, फिर आपका एक वो रजिस्ट्रेशन बनेगा, रजिस्ट्रेशन होगा, और वो जो प्रमाण पत्र आइडेंटिटी कार्ड आपको मिलेगा, आपको 24 घंटे अपने साथ लेकर घूमना है। कभी आप पकड़े गए, आपके पास वो नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। गांधी जी ने इस हेतु अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा का गठन किया। उन्होंने अपने सारे सपोर्टर्स को बनाया, जो भी नेटाल कांग्रेस के मेंबर्स थे, कि चलिए आइए, ये गलत है, क्यों हम ऐसा कुछ पंजीकरण टाइप का अपने साथ लेकर 24 घंटे घूमे। गांधी जी सहित कई भारतीयों को पंजीकरण कानून का विरोध करने के कारण जेल में डाल दिया गया। गांधी जी ने बोला हम करवाएंगे नहीं पंजीकरण, तुमको अंगूठे के हमारे निशान चाहिए, हम लगाएंगे ही नहीं अंगूठा। ओके, अब जब ऐसा प्रतिरोध किया, आप कुछ हिंसा नहीं करो, आप बोल रहे हम आपकी बात ही नहीं मानेंगे, उठाया गांधी जी को और बाकी जो ये मेंबर्स गए थे सबको उठा के जेल में भर दिया गया। भारतीयों ने अपना विरोध अभियान जारी रखा कि हम नहीं कराएंगे पंजीकरण। गांधी जी की अगुवाइयों में अपना रजिस्ट्रेशन के कागजातों को सामूहिक रूप से जला दिया। जिनका हुआ भी था उन लोगों ने भी ऐसे कागजातों को जला दिया कि हम नहीं इसको मानेंगे और ना हम इसको फॉलो करेंगे। प्रवासी भारतीयों के प्रवेश पर रोक का विरोध। अब आगे हम देखते हैं, आगे और गांधी जी इस तरह के सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। इस बीच सरकार ने एक और कानून बना दिया, एक तो वो था ही पंजीकरण वाला, इसी बीच सरकार एक और नया कानून लाती है जिसका उद्देश्य प्रवासी भारतीयों के प्रवेश पर रोक करना था, यानी कि जो भी प्रवासी भारतीय हैं वो वहां पर मूवमेंट ना कर पाए एक जगह से दूसरी जगह, उनके एंट्री को रोकना था। इस कानून का विरोध करने हेतु अनेक वरिष्ठ भारतीय नटाल से ट्रांसवाल गए, मतलब साउथ अफ्रीका के ही 2 रीजन की बात कर रहा है कि जो नटाल वाला रीजन था वहां से कई सारे भारतीय मिलकर ट्रांसवाल गए। ठीक है, ट्रांसवाल बेसिकली जहां पर अफ्रीकी मूल के लोग रहा करते थे। कानून का विरोध करने के लिए भारतीयों ने एक प्रांत से दूसरे प्रांत की यात्राएं की, मतलब साउथ अफ्रीका में ही एक जगह से दूसरी जगह इंडियंस घूम रहे, क्योंकि गांधी जी ने सिखाया, मत मानो बात, गांधी जी सिखाते थे, जो होता है ना कि एक प्रॉपर गुस्से वाली बहू हो जाती है, तुम मेरा रोज शोषण कर रहे होते, कुछ ससुराल वाले एक्सप्लॉइट करो लड़की को, है ना, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खाना पानी ला कर दो, हाथ भी दबाओ पाँव भी दबाओ और खूब परेशान करो।
ओ झेलते झेलते 8-10 साल हो गए, 8-10 साल बाद हो गए ढीठ, अब करवा लो, तुमको क्या करवाना है, झापड़ मारना है, क्या करना है करो, मैं तो करके नहीं कोई काम दूंगी। तो ऐसी वाली सिचुएशन कि ना तो मैं आपके खिलाफ हिंसा करूंगी, लेकिन मैं कोई काम नहीं करूंगी, तब क्या होता है, आदमी मजबूर, हाथ खड़ा, चलो भाई अब हम सरेंडर कर रहे हैं, अब हम तरीके से रहेंगे। तो ऐसी स्थिति कि गांधी जी ने बोल दिया घूमो, मत मानो इनका, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में घूमो। और सरकार ने विरोधियों के प्रति दमन का मार्ग अपनाया, सरकार ने कुटाई पिटाई चालू कर दी, तुम इस क्षेत्र में कैसे जा रहे हो, है ना। 1908 में गांधी जी को कारागार भेज दिया गया। गांधी जी बस वहां गए थे, लगातार जेल आ जा रहे थे, गए तो थे केस लड़ने के लिए। कई अन्य भारतीयों को भी जेल में डाला और उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई। लेकिन गांधी जी बहुत उस टाइप के व्यक्ति थे कि जो करना है कर लो, करूंगा मैं अपने मन का ही, एक झापड़, दो झापड़, चार झापड़ गिर गए तब भी उठ के खड़ा हो जाऊंगा वापस से, करना मुझे वही है, ठीक है। पोल टैक्स और भारतीय विवाहों को अप्रमाणित करने के विरुद्ध अभियान ये भी चलाया जाता है। अब क्या है ये थोड़ा सा हम जानते हैं। इकरारनामे की अवधि समाप्त होने पे दक्षिणी अफ्रीका में बसे भारतीयों पर सरकार ने 3 पौंड का कर लगा दिया कि जिसका भी बॉन्ड खत्म हो गया है, ऐसे भारतीय जो मजदूर के रूप में भारत आए, वो लोग जिनका बॉन्ड खत्म हो गया है, उन लोगों को इतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा यहाँ पर रहने के लिए, ठीक है। और उनका जो इनकम था वो बहुत कम था, उस इनकम के हिसाब से उन पर 3 पौंड का कर लगाया जाना बहुत ही ज्यादा भारी हो जाता उनके लिए चुकाना। तो बस अब जैसे ही ये कानून बनकर आया, गांधी जी वापस आ गए सत्याग्रह में। जब इस नियम के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ हुआ तो इसमें लगभग सभी भारतीयों ने भाग लिया और इसे व्यापक जन आंदोलन का रूप दे दिया। अभी तक भारतीय जो वहां पर थे वो स्किल्ड नहीं थे, लेकिन वो 1-2 बार में ही भारतीय परिपक्व हो गए। और इस बार जो लोग भाग नहीं ले रहे थे, ऐसे भी वहां पे प्रवासी भारतीय इस विद्रोह में सामने आ गए कि ये तो गलत है, अब तुम 3 पौंड का कर लगाओगे तो मनमाना हो गया, हमारे लिए आजीवन इतना कर देना टफ हो जाएगा। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय ने आंदोलन को और भड़का दिया, है ना। वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक डिसीजन दे दिया साउथ अफ्रीका में। कोर्ट ने उन सभी विवाहों को जो ईसाई पद्धति से नहीं संपन्न हुई है, क्योंकि यूरोपियंस क्या क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, तो कोर्ट ने बोल दिया कि कोई भी ऐसी मैरिज जो क्रिश्चियन प्रोसेस से नहीं हुई है, चाहे वो हिंदू विवाह हो, चाहे आपका अन्य विवाह है, किसी भी तरीके से अगर वो विवाह हुआ है ईसाई धर्म के प्रकार से, वो अगर विवाह नहीं हुआ है या उसका पंजीकरण इस तरीके से नहीं हुआ है, तो वो सारे विवाह अवैध हैं। अब भाई विवाह अवैध है मतलब विवाह वो मान ही नहीं रहे कि इस लड़का लड़की के बीच में विवाह ही नहीं हुआ है, तो विवाह अवैध मतलब संतान अवैध, मतलब ये लड़का लड़की ना शादीशुदा और इनकी बच्चे जो है वो नाजायज औलाद है। अब भाई इसको थोड़ा सा भारतीय दिल पर ले गए, ये तो तुम हमारे घर की महिलाओं का अपमान कर रहे हो। तो अफ्रीका के जो भारतीय थे उन्हें लगा कि ये तो हमारी महिलाओं पे बात आ गई। इस कानून के अनुसार हिंदू मुस्लिम पारसी रीति रिवाजों से संपन्न सभी के सभी शादियां अवैध थी और ऐसी शादियों से उत्पन्न संतानें भी अवैध थी। तो अब थोड़ा बड़ा मूवमेंट दिखाई देगा। गांधी जी सहित अनेक सत्याग्रही कानून की अवहेलना कर नटाल से वापस से ट्रांसवाल जा रहे। सरकार ने इन लोगों को बंदी बनाकर कारावास में डाला। शीघ्र ही खदान मजदूर और बगान मजदूर भी सक्रिय रूप से जो अभी तक अपने काम में लगे पड़े थे वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गए कि नहीं ये तो हमारे घर की औरत पर आपने बात कर दी। इन मजदूरों ने सरकारी दमन के विरोध में हड़ताल कर दी कि हम काम ही नहीं करेंगे, करवा लो अब तुम काम, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले ने पूरे देश का दौरा कर इस अत्याचार के खिलाफ जनमत तैयार किया। लॉर्ड हार्डिंग, ये इसको लॉर्ड तो इनके आगे से हटाए, तो पता नहीं क्यों नहीं हटाए, इसको हटा देना चाहिए, कोई लॉर्ड के लायक नहीं है। हार्डिंग कहाँ था, भारत में था। हार्डिंग तक ने इसकी निंदा की तथा अत्याचारों के आरोप की निष्पक्ष जांच कराने कहा। जब ये मामला भारत पहुंचा तो वहां से कि भाई गड़बड़ है, वहां पर हमें मैनेज करना पड़ेगा वरना गांधी जी अलग ही माहौल तैयार कर देंगे। समझौतात्मक समाधान, समझौता परक समाधान। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर गांधी जी के आगे सरेंडर करेगी और समझौता करती है। गांधी जी, हार्डिंग, गोपाल कृष्ण गोखले, एंड्रयूज के कई दौरे की लंबी बातचीत के पश्चात फाइनली दक्षिणी अफ्रीकी सरकार ने भारतीयों की मुख्य मांग को मान ली। 3 पौंड का जो कर लगाया जा रहा था, जिनका भी एग्रीमेंट खत्म हो रहा था, उस टैक्स को हटा दिया गया। पंजीकरण प्रमाण पत्र से संबद्ध कानून समाप्त कर दिए गए कि जितने भी पंजीकरण प्रमाण पत्र की बात की गई थी कि अपने जेब में वो बिल्ला लेकर घूमने का है, वो अब नहीं घूमना है। भारतीयों को उनके रीति रिवाज से विवाह करने की अनुमति दी गई। तो बेसिकली ये मेजर 3 जो चीजें थी वो इंडियंस के फेवर में आया और यहाँ पर गांधी जी जो है वो अपना शो कर देते कि हाँ वो कितने ज्यादा स्किल्ड थे।
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है राइटर, ओके, तो गांधी जी ये सब चीजें यहाँ पर प्रैक्टिस कर चुके, सक्सेस भी उनको मिल गई, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अनुभव और साउथ अफ्रीका में गांधी जी के किस तरह के एक्सपीरियंसेस हमें दिखाई दिए, मतलब आप वहां पे सारा प्रोसेस कर आए हो, है ना। पहली बार आप चाय बना रहे हो, गड़बड़ हो गया, दूसरी बार बनाया अच्छा बना, तीसरी बार स्किल्ड हो गया, चौथी बार आपने चाय की टपरी खोल ली, फिर बिजनेसमैन बन गए। तो क्या होता है, हम बार बार अपने अनुभवों से कुछ सीखते हैं। कुछ लोग होते हैं नहीं भी सीखते, उनको लगता है चलो जैसा है ऐसे ही खींच लो, तो सीखना चाहिए। गांधी जी वहां पे अच्छा सा प्रैक्टिस करके आए, पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें वो वहां से सीख कर आते हैं। दक्षिण अफ्रीका में गरीब भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को विश्वास हो गया कि भारतीय जनता जुझारू संघर्ष और बलिदान को तैयार है। उन्हें ये समझ में आ गया, जो भारतीयों ने वहां पर अपना दिखा दिए ना कि भाई एक डंडा मारो, चार डंडा मारो, गांधी जी ने बोला कि अहिंसात्मक प्रतिरोध करना है, तो सब गांधी जी की बात को फॉलो कर रहे थे। तो गांधी जी को ये तो समझ में आ गया कि इंडियंस के अंदर वो कैपेबिलिटी है, अगर हम इनको मास मूवमेंट के लिए तैयार करेंगे तो ये पूरी तरह से तैयार होंगे और ये हिंसा का प्रयोग करे बिना विरोध कर सकते हैं। तो उन्हें एक्चुअल में इंडियंस की कैपेसिटी के बारे में पता लगा। यहाँ गांधी जी विभिन्न संप्रदाय, समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों के मध्य एकता स्थापित करने में सफल हुए। उन्हें ये भी दिखाई दे रहा था कि वहाँ पे मुस्लिम भी हैं, वहाँ पर पारसी भी हैं, वहाँ पर हिंदू भी हैं, और वहाँ पर कोई भी धार्मिक भेदभाव नहीं, बल्कि सब क्या है, नस्लीय भेदभाव के शिकार हैं। तो उनके बीच में जो एकता स्थापित हुई, उनसे उनके अंदर वो स्किल्ड आए कि किस तरह से हमको इनको एक करा के लेकर आगे चलना है। गांधी जी ने यह सबक सीखा कि कई बार नेताओं को ऐसे भी सख्त निर्णय लेने पड़ते हैं जो कि उनके समर्थकों को पसंद नहीं आता है। तो कई बार क्या होता है, हम कुछ ऐसे ही डिसीजन लेते हैं जो लोग हमारे फेवर में होते हैं, जो लोग हमारे सपोर्ट में, वो क्या आदमी है ये, क्या कर रहा है ये, कैसा डिसीजन ले रहा है। तो उनको ये समझ में आ गया कि कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी, लेकिन उस समय हमें उस डिसीजन पे अड़े रहना है। गांधी जी ने भारत में भी प्रैक्टिस किया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 के चौरी चौरा कांड के बाद जब असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, कांग्रेस के बड़े सारे मेंबर रुष्ट हो गए थे गांधी जी से, क्या कर रहे हो भाई, इतना अच्छा हमने मूवमेंट चलाया, अब आप इस मूवमेंट को वापस ले रहे हो जब हमें आउटपुट मिलने का टाइम है। लेकिन गांधी जी ने किसी की नहीं सुनी, घोषणा कर दी कि मैं इस आंदोलन को वापस ले रहा हूँ। तो गांधी जी वहीं से सीख कर आए थे कि कभी कभी कोई सिचुएशन आएगी तो हमको ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जब सब लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन मैं वो लूंगा, ठीक है। गांधीवादी रणनीति व संघर्ष के तरीकों की विशेषताओं और कमियों दोनों से भली भांति परिचित हो गए। उनको ये समझ में आ गया था कि जब भी हम कोई मूवमेंट चला रहे हैं तो उसका पॉजिटिव क्या होता है, उसका नेगेटिव क्या होता है, वो सब वो वहां पर प्रैक्टिस कर चुके थे। उन्हें विश्वास हो गया था कि यही सबसे बेहतर तरीका है, क्या, ढीठ बन जाना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके, गांधी जी की सत्याग्रह की तकनीक, अब उनकी टेक्निक क्या थी, बोल रहे कि सत्याग्रह सत्य अहिंसा, मतलब सत्य पर जोर देते हुए, अहिंसा का प्रयोग करते हुए, और हम क्या करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, प्रतिरोध करेंगे, यानी कि सच के लिए, ठीक है। पहला तो आपका साध्य ही करेक्ट होना चाहिए, आप जिस चीज के लिए लड़ रहे हो वो सच्चाई होना चाहिए। दूसरा अहिंसा, लड़ना मतलब आपको डंडा नहीं उठाना है। और तीसरा प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब सामने वाले की बात भी नहीं मानना है, ठीक है। तो ये इनका प्रयोग करते हुए वो अपने मूवमेंट को लेकर चलेंगे। इसकी विशेषताएं क्या थी, सत्य, अहिंसा और प्रतिरोध की। एक सत्याग्रही, उनका कहना था, एक सत्याग्रही यह विचार कभी नहीं कर सकता कि गलत क्या है, वह सदैव सच्चा, अहिंसक और निडर रहता है। मतलब उसके दिमाग में हमेशा एक ही चीज रहना चाहिए कि मैं सच्चा हूं, मैं सच्चा हूं तो सच मेरे साथ है, तो मैं निडर हूं, मुझे किसी से डरना नहीं है, और मैं निडर रहते हुए हिंसा नहीं करूंगा, मुझे अहिंसक बने रहना है। निडर का मतलब ये नहीं कि जाके दो चार को कूट कर आ गए, ये चीज। तो इनका कहना था एक सच्चा सत्याग्रही वही है जो सच के साथ हो, जो निडर हो और अहिंसा को अपनाए। एक सत्याग्रही असहयोग और बहिष्कार के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब वो क्या करता है, फिर तुम सामने वाले को कैसे पराजित करोगे, अगर डंडा नहीं उठाओगे, अगर आवाज ऊंची नहीं करोगे। गांधी जी बोल रहे बात ही नहीं सुनने का, उसको ढीठ बन जाने का ना, मतलब तुमको क्या करना है, असहयोग और बहिष्कार करना है। सत्याग्रह की पद्धति में करों का भुगतान न करना, प्राधिकारी के सम्मान और स्थिति में कमी करना। तुमको क्या करना है, तुमको उसका बात ही नहीं मानना। वो कानून बना रहा है, टैक्स भरो, हम टैक्स नहीं भरेंगे। अच्छा टैक्स नहीं भरेंगे तो तुम डंडा उठाओगे, उठा लो डंडा, लेकिन हम फिर भी हिंसा नहीं करेंगे, हम निडर बने रहेंगे, डंडे खाएंगे और उसी पर अड़े रहेंगे कब तक तुम मारोगे, है ना। दूसरा, आपका सम्मान नहीं करेंगे, आपको हम
किसी भी तरीके का, ना तो ऑफिस से रैंक का, ना किसी भी तरीके का कोई सम्मान ही नहीं देंगे, वैल्यू ही नहीं करेंगे। तो आपके सम्मान में कमी कर दो, आपके कानून मानने से इनकार कर दो, ये सिखाते थे ये सत्याग्रही को। सत्याग्रही में बुराई के विरुद्ध संघर्ष करते समय सभी प्रकार की यातनाएं सहने की शक्ति होना चाहिए। तो जब आप बुराई से लड़ो तो आप समझ जाओ कि आपका खून भी निकल सकता है, आपका दिमाग भी खराब हो सकता है, आपका घर भी बर्बाद हो सकता है। उस मोमेंट पे केवल आपके दिमाग में एक ही चीज होना चाहिए कि सत्य मेरे साथ है, अंत में मेरी जीत होगी। बुराई के विरुद्ध संघर्ष की प्रक्रिया में एक सच्चा सत्याग्रही बुराई करने वालों से अनुराग रखता है, घृणा और द्वेष नहीं। एक और चीज इन्होंने बोली कि जब आप बुराई के खिलाफ लड़ रहे हो तो आपको बुराई के खिलाफ घृणा नहीं करनी है, आपको उसको देखकर बिल्कुल दयनीय स्थिति बनानी है। अरे बेचारा खुद ना समझ है, तो उसके खिलाफ कोई घृणा भावना नहीं रखनी है कि आदमी गंदा, नहीं, आदमी सही है, सब कुछ सही है, इसकी समझदारी में कमी है। समझ में आ गया? तो उसके खिलाफ अनुराग रखना है कि तेरे अंदर कोई गलती नहीं, उसको पुचकारना है, तुम्हारी समझ में कमी है। और मुझे तुमसे कोई घृणा नहीं, मुझे तुमसे कोई द्वेष ही नहीं है, मुझे बस तुम्हें सच्चाई बताना है और सच के राह पर लाना है। ओके, सत्याग्रह कायर और दुर्बल लोगों के लिए नहीं है। कायर व्यक्ति हिंसा की सहायता, मतलब इनका कहना था सत्याग्रही कायर के लिए नहीं है। कायर मतलब अगर जो बोल रहा है कि भाई मैं हिंसा करके अपना हक लूंगा, तो ये कायरों का काम है, तो आप ऐसा मत करिए। ये सब चीजें इन्होंने यहाँ पर दर्शाया। तो कभी आपसे पूछा मेंस में सत्याग्रह क्या है, तो आप 4-5 पॉइंट्स याद रखना, इससे बहुत अच्छी आपका आंसर राइटिंग हो जाएगा। गांधी जी की भारत वापसी, अब गांधी जी को भारत ले आते हैं, वहां पे मूवमेंट चलाया, उससे बहुत कुछ सीखा। आएंगे अब इंडिया में। इंडिया में कब आ रहे, ये जनवरी 1915 में इनकी एंट्री हो गई। अच्छा खासा इनका वेलकम हुआ था। गांधी जी खुद सोचे थे अच्छा मैं इतना बड़ा स्टार बन गया, क्योंकि ऑलरेडी ख्याति प्राप्त कर चुके थे। गांधी जी ने निर्णय किया कि वो अपने अगले 1 वर्ष तक समूचे देश का भ्रमण करेंगे। गांधी जी स्किल्ड हो चुके थे, प्रो हो गए थे। उनको था कि भाई, उनके राजनीतिक गुरु ने बोला कि भारतीयों को समझो, जो काम कांग्रेस के 2 धड़े नहीं कर पाए, न उदारवादी न उग्र राष्ट्रवादी, इवन क्रांतिकारी भी नहीं कर सकता है, वो तुम कर सकते हो। कैसे? जब भारतीयों को समझ लोगे। तो गांधी जी आए सूट बूट पहन के, और जब पूरे भारत का 1 साल तक भ्रमण करते अपनी पत्नी के साथ, तो किस में आ गए? धोती में आ गए। तो हम किनसे कनेक्ट करते हैं? जो लोग हम जैसे दिखते हैं, हम जैसे बात करते हैं, ज्यादातर लोग ऐसे ही कनेक्ट करते हैं, कुछ को छोड़ के, जो थोड़ा सा अलग दिमाग के लोग होते हैं उनको छोड़ के। तो जनरली हम ऐसे लोगों से कनेक्ट करते हैं। गांधी जी ने जब लोगों को देखा, भारत की गरीबी को देखा, वो वैसी वेशभूषा धारण कर ली। मैं गरीब देश का, जो मेरी अभी स्थिति एक्सप्लॉइट किया गया है, तो मैं भी इतने ही वस्त्रों में रहूंगा, इन जैसा ही रहूंगा। नरमपंथी राजनीति, अब गांधी जी का ऑलरेडी जो इंडिया में पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही थी, उससे क्या था? मोह माया भंग हो चुका था। नरमपंथी मतलब उदारवादियों से वो खुश नहीं थे। नरमपंथी राजनीति से उनकी आस्था पहले खत्म हो चुकी थी कि रिक्वेस्ट अप्रोच मत करो, मैं करके चेंज कर चुका था। तथा वे होम रूल आंदोलन की इस रणनीति के भी खिलाफ थे कि अंग्रेजों पर कोई भी मुसीबत उनके लिए एक अवसर है। होम रूल लीग क्या बोल रही थी कि ब्रिटिश जो है वहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा है, तो इसी बीच हमें यहाँ से थोड़ा थोड़ा उन पर दबाव क्रिएट करना चाहिए। यार रिवॉल्यूशनरीज बोल रहे थे कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने चाहिए। उन्होंने बोला नहीं नहीं, कभी भी उनकी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। तो ये दोनों ही चीज से खुश नहीं थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया, जब तक कोई राजनीतिक संगठन सत्याग्रह के मार्ग को नहीं अपनाएगा, तब तक वो किसी भी संगठन से संबद्ध नहीं होंगे। वो तभी संबद्ध होंगे जब आप सत्याग्रह को अपनाओगे, सत्य का आग्रह करते हुए जो है प्रतिरोध करोगे। ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह प्रारंभ करने से पहले 1917-18 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्ष चलाए: चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह। फटाफट देख लेते हैं 2-2 लाइन का, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इतना ही हमारे काम का है। अब देखो ये बोल रहा है कि रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह बात की बात है, बाद में आएंगे रॉलेट कानून के बारे में। बोल रहे कि गांधी जी ने इंडिया में एंट्री करी, भारत को समझा, उसी बीच इनके पास 3 मामले आ गए। एक था बिहार के चंपारण में नील आंदोलन से जुड़ा हुआ मामला, अहमदाबाद और खेड़ा, ये दोनों गुजरात में, यहाँ पर 2 जुड़े हुए मामले इनके पास आए। ये तीनों ही आंदोलन स्थानीय आर्थिक मांगों से संबद्ध थे, यानी लोग जो है यहाँ पर इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट हो रहे थे। तो इन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि प्लीज आइए और हमारे मामले को देखिए। सबसे पहले बात कर रहे हैं चंपारण सत्याग्रह 1917 में। गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा मतलब है सिविल डिसोबीडियंस, हम इज्जत के साथ आपकी बात को नहीं मानेंगे, आपकी बात को मानने से मना करेंगे। तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह क्या था, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। आप 8th क्लास की एनसीईआरटी अगर पढ़ सकते तो पढ़ लीजिएगा, बहुत सुंदर तरीके से उसमें बता रखा है नील विद्रोह के बारे में। बेसिकली था क्या, यूरोप जो है वहां पर जो नील निकाली जाती थी, जिससे कपड़ों की रंगाई होती थी, वो नील किस नामक पौधे से निकलती थी? वोड नामक पौधे से निकलती थी। ओके। और भारत में नील का जो पौधा होता था
वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। वो नील के पौधे से जो नील निकाली जाती थी, सो बेसिकली वोड से नीला रंग निकलता था और नील के पौधे से भी नीला रंग निकलता था। ये जो वोड जो यूरोप में पैदा हो सकता था, इसके लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए था? शीतोष्ण कटिबंध जो यूरोप में मिलता था। और नील की खेती के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए था? उष्ण कटिबंधीय जो भारत में स्थिति थी। अब क्या था, वोड की नील बहुत डल टाइप का होता था, इससे जब कपड़े को रंगा जाता था बहुत डल डल सा लगता था। और ये वाली जो नील होती थी, भारतीय नील, वो बहुत ही चमकदार होती थी। तो यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम भारतीय नील की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई थी। ओके, तो भारत में कई सारे ब्रिटेन के जो उद्योगपति थे, उन्होंने आकर बाग खरीदे और बागों में नील की खेती करवाई। उसमें बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाए वो, क्योंकि बाग खरीदना फिर खेती करना, उतने ट्रैक्टर टूक्टर दुनिया भर की चीजें चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने भारत के ही जो किसान थे उनसे अनुबंध कर लिए थे। या तो उन्हें मजदूर बना के वहां पर नील की खेती करवा रहे थे, उसका एक हिस्सा दे रहे थे। दूसरा, जो वहां के किसान थे उनको ये उधार दे रहे थे, जो ऑलरेडी क्राइसिस से गुजर रहे थे, कि ये लो भाई 10,000 रुपया लो और तुम जाके नील की खेती करो। खेती करने के बाद से ये नील मैं ही खरीदूंगा औने पौने दाम पे। नील का मार्केट में अच्छा वैल्यू था, ये औने पौने दाम पे खरीदते थे और फिर दोबारा पैसा दे देते थे। तो जो किसान थे ना, वो बड़े परेशान थे। तो वो नील की खेती कर रहे थे, इनिशियली उन्हें लगा अच्छा है, लेकिन जब उनको आउटपुट कम मिला, मतलब अगर 10 रुपए उसका प्राइस है मार्केट में, लेकिन उनको 3 रुपए पकड़ाया जा रहा है, तो ज्यादा फायदा हुआ नहीं। अब जाके बाहर से गेहूं खरीद रहे हैं, गेहूं और महंगा मिल रहा है, तो बेसिकली उनके लिए खाने के लाले पड़ रहे थे। तो बाद में भारतीय किसान जो है नील विद्रोह करते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक ऐसी स्थिति आई जब यूरोप में कृत्रिम रंग, नीला रंग जो है बनाना सीख लिया गया। उसके बाद से भारतीय नील की डिमांड खत्म हो गई। जब भारतीय नील की डिमांड खत्म हो गई, तो वो जो यूरोपीय व्यापारी जो भारत में नील का व्यापार कर रहे थे, ये बगान लगाए बैठे थे, उनको भी था कि अब हमारा फायदा नहीं है, तो हमें ये बंद कर देना चाहिए। लेकिन वो इसे बंद करने से पहले, क्योंकि उन्होंने उन किसानों से अनुबंध किए थे, बॉन्ड किए हुए थे, तो वो उस बॉन्ड को बंद करने से पहले भारतीयों को और एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। तो ये विद्रोह उसी के खिलाफ था। तो पहले ये बता रहे हैं, पहले का प्रोविजन पहले क्या था, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में गोरे बगान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करार किया था, जिसके अनुसार किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करनी पड़ेगी। अगर एक पूरे हिस्सा को 20 मान रहे हो, तो उसके तिहाई हिस्से में नील की खेती करनी पड़ेगी। इसको तिनकठिया पद्धति कहा जाता था। ओके, 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों का विकास हो गया, जिससे डाई कर लिया जाता था। इसने नील को बाजार से बाहर फेंक दिया उठा के। अब जब नील की डिमांड खत्म हो गई, तो इस परिस्थिति को देखकर जो ये ब्रिटिश थे, वो ब्रिटिश बगान मालिक किसानों ये चाहते थे कि हम यहाँ पर नील की खेती तो बंद करें, लेकिन क्योंकि अभी भी हमारे साथ में इसका टाई अप है, अनुबंध है, तो ये किसानों की व्यवस्था का फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने दूसरी फसलों की खेती करने के लिए किसानों को अनुबंध से मुक्त करने की एवज में लगान और अन्य करों की दर में अत्यधिक वृद्धि कर दी, कि तुम चाहते हो कि नील की यहाँ पर खेती ना करो। वो क्या चाहते थे, वो बोलते थे कि नील की खेती हमारे लिए नहीं है, हम चाहते हैं अनुबंध बीच में तोड़ दिया जाए। अब इनको भी तोड़ना तो था, लेकिन फिर भी एक्सप्लॉइट कर रहे थे कि चलो तुम चाहते हो अगर यहाँ पे नील की खेती बंद करके अनाज की खेती करना, तो उसके लिए तुमको अब इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, इतना लगान पे करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने द्वारा तय किए गए दरों पर किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बाध्य किया, कि जो तुम प्रोडक्शन करोगे, अब कुछ भी उगाओ यहाँ पर, वो भी तुम मुझे ही बेचोगे, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि नील की खेती ना करो। और एक्चुअल में इन्हें भी नहीं चाहिए था नील, लेकिन देखो उनकी सिचुएशन का फायदा उठा के अपने फेवर में चीजें करना चाह रहे थे। चंपारण से जुड़े एक प्रमुख आंदोलनकारी राजकुमार शुक्ल को जब ये चीज पता लगा, तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो बुलाते हैं गांधी जी को। उन्होंने इनवाइट किया। गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, कृपलानी जी, ये सब जो है वहां पहुंचते हैं। इनिशियली ब्रिटिश जो बगान मालिक थे, इन्होंने इन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं दी। जब लेकिन इन्होंने वही सत्याग्रह, प्रतिरोध, अहिंसात्मक प्रतिरोध जारी रखा, तो इन्हें अंदर जाने की अनुमति मिल गई। घुस गए ये लोग बगान में जाकर सारी की सारी जो भी हालत थी वो देखी। गांधी जी की दृढ़ता के सम्मुख सरकार विवश हो गई। गांधी जी को चंपारण के गांव में जाने की अनुमति दे दी गई। इस बीच सरकार ने सारे मामले की जांच करने के लिए, अब जब सरकार पर दबाव पड़ा, गांधी जी मामले को तीव्रता से उठाएंगे, तो सारे मामले की जांच के लिए सरकार को लगा मामला ज्यादा बढ़े नहीं, इसलिए मामले की जांच के लिए एक आयोग बना दिया गया। और इस आयोग के सदस्य खुद गांधी जी को भी बनाया गया था। उन्होंने आयोग को यह भी समझाया कि किसानों से पैसा अवैध रूप से वसूला गया है। गांधी जी ने आयोग के जो और मेंबर्स थे उन्हें बताया कि देखो, ना केवल इन पर गलत तरीके से तिनकठिया पद्धति के लिए इन्हें बाध्य किया गया, बल्कि इलीगली गलत तरीके से इनसे पैसा वसूला जा रहा है, ठीक है। तो बदले में आपको ना तो केवल इनके साथ अनुबंध तोड़ना चाहिए, किसानों को फ्री करना चाहिए, बल्कि जो तुमने अवैध रूप से पैसा वसूला है उसको इनको हर्जाने के रूप में देना चाहिए। और उन्होंने फैक्चुअल डेटा दिया, ठीक है।
बाद में एक और समझौते के पश्चात गोरे बागान मालिक अवैध वसूली का 25% हिस्सा किसानों को लौटाने के लिए राजी हो गए कि चलो जो भी हमने अवैध रूप से वसूला है उसका 25% हिस्सा आपको दे देते हैं। चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध अन्य लोकप्रिय नेता हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। फैक्चुअल डेटा याद करना है, कभी कभी पूछ सकता है। अब अहमदाबाद मिल हड़ताल क्या था? ये प्रथम भूख हड़ताल था। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का भारत में, तो चंपारण विद्रोह, पहला भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल हड़ताल। मिल मतलब कर्मचारियों से संबंधित यहाँ पर बातें की जा रही है। क्या बोल रहा है? चंपारण के पश्चात गांधी जी मार्च 1918 में, ये थोड़ा डेटा याद कर लेना, अहमदाबाद मिल हड़ताल के मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हैं। यहाँ मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद छिड़ गया। मतलब जो मिल के मालिक थे, होता क्या है वहां पर महामारी फैली थी और उस महामारी में जो मिल के जो ओनर थे उनको लोगों को बोनस देना था। तो इसको लेकर ही दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो रहा था। गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने के लिए बोला। उन्होंने कहा कि आप सब चलो जाओ हड़ताल पे, आप काम ही मत करो। वही असहयोग, तो काम मत करिए। और जो 50% का प्लेग बोनस मांग रहे हैं ना, इसको 50 मत मांगिए, छोड़िए, थोड़ा कम कर दीजिए इसको। तो अराउंड 35% के आसपास इन्होंने बोला। अंबालाल साराभाई कि अनुसुईया बेन ने इस संघर्ष में गांधी जी को सक्रिय रूप से सहयोग दिया और ये गांधी जी की एक यहाँ पे सहायिका के तौर पर दिखाई देती है। मजबूर होके, अब आपका काम ही बंद हो जाएगा तो मिल मालिक क्या करेंगे? अंत में क्या करेंगे? आपकी बात मान लेंगे। मजबूर होके मिल मालिक समझौता करने को तैयार हो गए तथा सारे मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप दिया। ट्रिब्यूनल बेसिकली एक ऐसा ग्रुप जिसका काम ही है उस पर प्रॉपर एनालिसिस करना और उसमें जो लोग हैं उसको उस चीज के बारे में अच्छी समझ होती है। ट्रिब्यूनल ने मजदूरों के पक्ष में निर्णय देते हुए मिल मालिकों को 35% बोनस मजदूरों को भुगतान करने का फैसला सुनाया। अब यहाँ पे भी गांधी जी को सक्सेस मिला। खेड़ा सत्याग्रह, ये भी कहाँ पर है? गुजरात में। 1918 में पहला असहयोग, तो पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, पहला सविनय अवज्ञा, पहला भूख हड़ताल और पहला असहयोग कभी पूछ ले, बाय चांस पता होना चाहिए। वर्ष 1918 के भीषण दुर्भिक्ष के कारण, मतलब अकाल पड़ा, अकाल पड़ने के कारण गुजरात के खेड़ा जिले में पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई। फसल बर्बाद हो गई तो सरकार को पता होना चाहिए ना, फसल बर्बाद हो गई तो मैं लगान कैसे वसूलूं? तो किसानों पर जो लगान वसूला जा रहा था वो एक्चुअल में वसूलना नहीं चाहिए। इवन एक एक्ट है राजस्व संहिता, राजस्व संहिता, उस एक्ट में भी ये लिखा हुआ है कि यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पादन का 1/4 हो, यानी टोटल अगर 100 किलो होता था और 25 किलो ही फसल हुई है तो वैसे भी लगान माफ कर देना चाहिए। लेकिन सरकार लगान माफ कर ही नहीं रही थी। सरकार कठोर बनी रही और कहा कि यदि आपने करों का भुगतान नहीं किया तो आपकी जमीनें कब्जा कर ली जाएंगी, आपके घरों को कब्जा कर लिया जाएगा। और ऐसा करना, कुर्की करना चालू कर दिया गया। उनके घरों से सामान उठाना, कब्जा करना, जानवर उठाना, ये सब सरकार करने लग गई। कहाँ पर? ये क्या बोलते हैं, खेड़ा में। ठीक है। अब खेड़ा जिले के अधिवक्ता वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल और कई अन्य युवाओं ने गांधी जी को आवाहन किया। आइए देखिए मामले को। इन्होंने किसानों को लगान ना देने की शपथ दिलाई। गांधी जी ने बोला कोई लगान नहीं देगा। ठीक है, गांधी जी ने बोला देना ही नहीं है और तुम हमारा कुछ भी सामान उठा नहीं सकते। ओके, मतलब तुम्हें डटे रहना, उठाए तो तुम आगे आ जाओ। ठीक है। और इन्होंने सरकार को ये संदेश भिजवा दिया कि देखो आप लगान माफ करो, अगर कोई किसान देने में सक्षम है तभी वो देगा, नहीं सक्षम है तो वो नहीं देगा। सरकार ने लगान वसूली के लिए दमन का सहारा लिया। कई स्थानों पर किसानों की संपत्ति कुर्क की, लेकिन फिर भी किसान अड़े रहे। अंततः सरकार ने किसानों के साथ एक समझौता किया। उसने 1 वर्ष के लिए लगान माफ कर दी और आगामी वर्षों में करों की दर में भी कमी कर दी कि इतना ज्यादा हम लगान इतना ज्यादा लगान नहीं करेंगे, थोड़ा कम कर लेते। और बाद में जो किसान थे उनकी कब्जा की हुई संपत्ति भी उनको लौटा दी। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग जनसंहार, क्या बोल रहा है? रॉलेट एक्ट आ रहा है। तो ब्रिटिश 1919 का एक्ट लाई, किसके लिए? उदारवादियों के लिए, कि हम आपके लिए कुछ अच्छा लाएंगे, लाकर दे दिया। 1919 का एक्ट कितना अच्छा था वो आप पढ़ चुके। अब रॉलेट एक्ट लाया जाएगा। रॉलेट एक्ट क्या है? 1919 में फैल रही राष्ट्रीयता की भावना, क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए ब्रिटेन को पुनः शक्ति की आवश्यकता थी। अब ब्रिटिश माइंड मेकअप करके आ चुकी थी कि उदारवादियों को तो मैं 1919 का एक्ट दे दूंगी, बाकी जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने रिवॉल्यूशनरीज ने जर्मनी के साथ मिलकर मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश की, उसको मैं निपटाऊंगी। और उसको निपटाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आई भारत में, जिसको बोला गया रॉलेट एक्ट। इस संदर्भ में सरकार ने सिडनी रॉलेट की नियुक्ति की, जिसे इस बात की जांच करनी थी। उसको ये काम दिया गया कि तुम जांच करो कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले लोग कहां तक फैले हुए हैं, कौन कौन भारत में है जो रिवॉल्यूशनरीज की तरह काम कर रहा है, हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, और उनसे निपटने के लिए क्या उपाय हो सकता है, वो उपाय भी तुम लेकर आओ।
रॉलेट ने अपना काम किया और रॉलेट की समिति ने जो सिफारिश दी उन्हें ही रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। इस एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई कि एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा जिसमें उच्च न्यायालय के 3 वकील होंगे, हाई कोर्ट के 3 एडवोकेट होंगे। यह न्यायालय ऐसे साक्ष्यों को मान्य कर सकता है जो विधि के अंतर्गत मान्य नहीं है, मतलब एक्चुअल में बोले कि ये हम एविडेंस नहीं मानते हैं, कानून बोले कि ये चीज एज अ एविडेंस नहीं लिया जाएगा। तो बोल रहे हैं कि ये कोर्ट के पास ये राइट है, ये किसी भी चीज को एज अ एविडेंस मान सकता है। आप बोलोगे कि नहीं बंदूक ये इसकी तभी मानी जाएगी जब इसमें फिंगरप्रिंट है, वो बोले नहीं, बिना फिंगरप्रिंट के भी अगर उसके घर से मिला है तो हम मान सकते हैं बंदूक इसकी है। समझ में आ गया? तो ये इसके पास राइट था कि ये विधि के अंतर्गत जो साक्ष्य नहीं भी है उसको भी एज अ साक्ष्य एविडेंस मान सकता था। इसके निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी, यानी ये जो कोर्ट डिसीजन दे देगा विशेष न्यायालय, इसके खिलाफ कहीं आप अपील नहीं कर सकते थे, इसी का निर्णय अंतिम होगा। न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार प्रांतीय सरकारों को बिना वारंट तलाशी, गिरफ्तारी, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रद्द करने की असाधारण शक्तियां दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। या पॉलिटी में पढ़ेंगे जब आप आर्टिकल 32 पढ़ते हैं उसमें आप 5 टाइप के रिट पढ़ते हैं। आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल प्रोविजन करता है हैबियस कॉर्पस की या बंदी प्रत्यक्षीकरण की। लेकिन यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर बोल रही है, ये कोर्ट बोल रही है कि हम सारे के सारे प्रांतीय सरकारों को ये अधिकार दे रहे हैं। क्या अधिकार दे रहे हैं? हम अधिकार दे रहे हैं कि आप किसी के भी घर में घुस के तलाशी करवा सकते हैं, आपको कोई वारंट की जरूरत नहीं, आपको मने इसका घर तोड़ो अंदर घुस जाओ, ओके। गिरफ्तारी कर सकते हैं, आपको जिसको मने उठाओ लेकर जाओ, और आपको कोई रीजन बताने की जरूरत नहीं है, इस एक्ट में ये बोला गया। और दूसरा, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि कभी किसी को अवैध रूप से अगर बंदी बनाया जा सकता है तो आप कोर्ट जा सकते हो। आज भी हमारे आर्टिकल 32 ये राइट देता है ना, हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन यहां पर बोला गया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण को रद्द कर दिया जाएगा प्रांतीय सरकारों के द्वारा, अगर वो चाहे। मतलब अगर आपको उठाकर ले गया है, आप कोर्ट जा रहे हो कि किस वजह से उठाया है वो बताया नहीं, बोले नहीं यहाँ पर तुम बोलोगे हैबियस कॉर्पस गलत तरीके से उठाया, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस मामले में हैबियस कॉर्पस नहीं, यहाँ पे रॉलेट एक्ट लग रहा है, और रॉलेट एक्ट जहां पर है वहां पे हैबियस कॉर्पस नहीं है। समझ पा रहे हो? तो जैसे ये एक्ट आया भारतीयों के अंदर डर बैठ गया। अभी किसके लिए लाया गया था? क्रांतिकारियों के लिए। घर में घुसो, उठाओ, उठाकर डाल दो जेल में, जो मन आए वो कर दो। क्या कहोगे? रॉलेट एक्ट कहोगे, है ना। भारतवासियों ने इस विधेयक को काला कानून का, ये तो मनमाना है, ऐसा कहा इंडियन से, और इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की कि ये तो गलत चीज है भाई, आप बहुत गलत कर रहे हैं, हमारे राइट्स छीन रहे हैं। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह प्रथम जन आंदोलन था। प्रथम जन आंदोलन, यहाँ पे एक पहला मास हमें दिखाई देता है बड़े लेवल पर, इंडिया का मास ये जुड़ेगा। स्वदेशी मूवमेंट आप देख रहे थे बेसिकली बंगाल में ही था, थोड़ा बहुत पंजाब का इसमें रोल था, बॉम्बे का, अदरवाइज बंगाल में। ये पहला इंडिया का मास मूवमेंट रॉलेट सत्याग्रह था। गांधी जी ने फरवरी 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की, आह्वान किया कि सबको इसका प्रतिरोध करना होगा। सरकार की बात को नहीं माना, अहिंसात्मक प्रतिरोध, किंतु संवैधानिक प्रतिरोध का जब सरकार पर कोई असर नहीं हुआ, उन्हें लगा कि भाई हम जो ये प्रतिरोध कर रहे हैं, सरकार की बात नहीं मान रहे, सरकार पे कोई असर नहीं हो रहा है, तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि अब हमें सत्याग्रह करना है। सत्याग्रह करना मतलब सत्य का आग्रह करते हुए बाहर निकलना है, सभाएं आयोजित करना है, जुलूस निकालना है। एक सत्याग्रह सभा गठित की गई जो कि इस पूरी चीज को मैनेज करने वाला था, और इसके लिए होम रूल लीग के मेंबर्स का सहायता लिया गया कि किस तरह से हम, होम रूल लीग ने अपनी अच्छी पकड़ बना ली थी ना प्रांतीय स्तर पर, तो होम रूल लीग का सहारा लिया गया कि किस तरह लोगों से हम कनेक्ट कर सकते हैं। राष्ट्रव्यापी हड़ताल की बात की गई, ठीक है। देखो, पहला है अहिंसात्मक प्रतिरोध कि हम बात नहीं मानेंगे, दूसरा कि हम आप पे दबाव बनाएंगे, कैसे? राष्ट्रव्यापी हड़ताल, हम काम नहीं करेंगे, उपवास रखेंगे, मतलब भूख हड़ताल कर रहे हैं। प्रार्थना सभाओं के आयोजन का फैसला करा, बड़े बड़े ग्रुप्स में लोग एक जगह इकट्ठे होने लग जाएंगे। इसके साथ ही कुछ प्रमुख कानूनों की अवज्ञा और गिरफ्तारी देने की योजना भी बनाई सरकार के आगे कि लीजिए मुझे अरेस्ट कर लीजिए। आंदोलन के इस मोड़ के लिए कई कारण थे जो निम्नानुसार है। क्या कारण था कि ये एकदम से जन आंदोलन हमें उभरता हुआ दिखाई दिया? तो बोल रहा है जन सामान्य को आंदोलन के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त हुआ। अब वो अपनी समस्याओं की केवल मौखिक अभिव्यक्ति के स्थान पर प्रत्यक्ष कार्यवाही कर सकते थे। मतलब अभी तक आपको ये नहीं पता था कि मुझको करना क्या है, यहाँ पर आपको बताया गया कि सत्य का आग्रह करना है, अहिंसात्मक प्रतिरोध करना है। आप दिमाग में समझ गए कि आपको करना क्या है, आपके पास में स्पष्ट दिशा निर्देश थे, तो आपने उसको एग्जीक्यूट किया। लोगों के पास में वो चीज थी कि उनके पास में उद्देश्य पता था करना क्या है।
इसके कारण किसान, शिल्पकार, शहरी निर्धन वर्ग सक्रियता से आंदोलन से जुड़ गए। उनकी यह सक्रियता आगे के आंदोलन में और भी बनी रही। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष स्थायी रूप से जनमानस से संबद्ध हो गया। हमें पता लगता है कि ये एक ऐसा मूवमेंट था जहां पर हमें पहली बार दिखाई दिया जनमानस का एक इंपॉर्टेंट रोल। और अनशन की प्रासंगिकता, गांधी जी ने स्पष्ट किया कि अनशन की प्रासंगिकता तभी है, भूख हड़ताल या किसी भी तरीके के अनशन की, जब सभी भारतीय जागृत होकर सक्रियता से राजनीतिक प्रतिक्रिया में भाग ले। और इस समय तक गांधी जी ने भी लोगों को अपने आप से कनेक्ट करवा लिया था। अब ये जो सत्याग्रह है वो 6 अप्रैल 1919 को प्रारंभ किया गया, किंतु कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। क्योंकि देखो, आज जैसा संचार सिस्टम नहीं है ना कि व्हाट्सएप पे एक बात लिखी, एक वीडियो वायरल हुई, एक वीडियो डाली, लोगों को अच्छी लगी तो 2 घंटे के अंदर वायरल, आदमी फिल्म स्टार, या 2 घंटे में कुछ ऐसा हो गया जात पात वाला तो दंगे भड़क गए। ऐसा वाला सीन तो नहीं था। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से समय से पहले ही सत्याग्रह चालू हो गया। अब जब सत्याग्रह समय से पहले चालू हुआ, प्लानिंग के हिसाब से चालू नहीं हुआ, उसको लीड प्रॉपर नहीं किया गया, तो कहीं कहीं पे लोग हिंसा करने लग गए। क्योंकि पहली बार भारत में अहिंसात्मक प्रतिरोध लाया जा रहा था, देश के स्तर पे, छोटे स्तर पर तो आया था, देश के स्तर पे। तो अब कहीं कहीं पे लोगों पे डंडे गिराए तो उन्होंने भी डंडा रोका, कहीं पे घुमा के 4 डंडे मार दिए, तो वो हिंसा जगह जगह पर दिखाई देने लग गई। थोड़ा सा कलकत्ता है, बॉम्बे है, दिल्ली है, अहमदाबाद, इन स्थानों पे बड़े पैमाने पे लोगों ने, जब ब्रिटिश ने इन पे डंडे गिराए तो वो भी पलट गए, वो भी हिंसा करने लग गए। अब अंग्रेजों को मौका मिल गया, अंग्रेजों ने बड़े लेवल पे हिंसा चालू की, क्रूरता चालू की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकारी दमन, बलपूर्वक नियुक्ति, कई कारणों से त्रस्त जनता ने पंजाब में हिंसात्मक प्रतिरोध प्रारंभ कर दिया। पंजाब में स्थिति और बिगड़ गई, बहुत ज्यादा विस्फोटक हो गई वहां पे स्थिति। गांधी जी ने पंजाब जाकर स्थिति को संभालने का प्रयत्न किया। कैसे संभालने का प्रयत्न किया कि भाई मैं वहां जाता हूं, लोगों से बात करता हूं, लोग जो है अहिंसा पर आ जाएंगे, हिंसा छोड़ देंगे हम मेरी बात सुनते हुए। लेकिन उन्हें बॉम्बे से आगे बढ़ने ही नहीं दिया, ब्रिटिश सरकार ने उनको रोक दिया। 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजी सरकार का घिनौना रूप सामने आएगा, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक रक्त रंजित यानी कि खून का धब्बा डाल दिया, जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जानते हैं। अमृतसर में बड़े लेवल पर हिंसा हो रही थी, भारतीयों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और खाली सड़कों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए धोखे को लेकर भारतीयों की नाराजगी जाहिर की। मतलब जो भारतीय थी वो लोग जगह जगह पे हड़ताल कर रहे हैं, रोड पूरी खाली हुई पड़ी है, दिख रहा है सरकार के खिलाफ विरोध है। 19 अप्रैल को राष्ट्रवादी नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। बेसिकली ब्रिटिश अधिकारियों ने वहां पर ये 2 लीडर जो है वो लीड कर रहे थे। किसे लीड कर रहे थे? डेट को एक बार चेक कर लेना आप लोग, करेक्ट करना इसको। तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जो है ये बेसिकली लीड कर रहे थे किसको? 19 नहीं होगा, इसको करेक्ट करिएगा, ठीक है। तो वो बेसिकली लीड कर रहे थे किसको? पंजाब में ये जो सत्याग्रह किया जा रहा था, तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें उठा लिया। इस घटना से हजारों भारतीयों में रोष व्याप्त हो गया और वो 10 अप्रैल 1919 को सत्याग्रही, 9 अप्रैल होगा क्या? एक बार इसको एक बार चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। अब होता क्या है कि 10 अप्रैल को सारे के सारे जो सत्याग्रही थे उन्होंने डिसाइड किया कि इस घटना से हजारों भारतीयों में रोष व्याप्त हो गया और 10 अप्रैल 1919 को सत्याग्रहियों पर गोली चलाने और अपने नेताओं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को पंजाब से बलपूर्वक बाहर ले जाने का विरोध कर रहे थे कि भाई आप हम पर हिंसा कर रहे हो, आप हमारे लीडर्स को क्यों बाहर ले जा रहे हो, आपने उन्हें अरेस्ट कैसे किया। इसके खिलाफ भारतीयों ने विरोध करना चालू किया। विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया क्योंकि पुलिस ने गोली चलाना शुरू कर दिया था, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी मारे गए, जिससे काफी तनाव पैदा हुआ। कुछ 5 के आसपास ब्रिटिश जो थे उनकी भी हत्या यहाँ पर कर दी गई थी। अब ये पूरी सिचुएशन पंजाब में चल रही थी। इसी बीच पंजाब में मार्शल लॉ लागू हुआ। मार्शल लॉ, सैन्य शासन लागू हो गया। सैन्य शासन की कमान दे दी किसको? जनरल ओडायर को दे दी गई। अब सैन्य शासन लागू हुआ और डायर ने घोषणा कर दी कि भाई 13 अप्रैल वाले दिन कि कहीं भी लोग एक जगह इकट्ठे ना हो, 2 से ज्यादा लोग एक जगह दिखे ना, ये सारी घोषणा कर दी गई थी। लोगों को इतनी समझ नहीं, मतलब समझ इन द सेंस कि उन तक खबर नहीं पहुंची। और उसी समय 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। बैसाखी के दिन गांव के लोग बैसाखी मनाने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। अब उन लोग को तो पता नहीं था कि जनरल डायर ने कुछ इस तरह की घोषणा की है। वो जलियांवाला बाग में अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करने गए। स्थानीय नेताओं ने भी इसी स्थान पर एक विरोध सभा का आयोजन किया था।
उनका कहना था कि चलो वहां पर चल के हम सभा आयोजित करते हैं। तो वहां पर जो आम लोग पहुंचे थे और कुछ लोग जो सभा आयोजित करने गए थे, जैसे वो सभा आयोजित की, जनरल डायर ने डिसाइड किया कि कुछ ऐसा करूंगा जो सबके मन में डर बैठ जाए। और उसने क्या करा, एक गेट बंद किया और चलाना चालू किया धक्का-धक क्या, गोलियां। तब तक गोलियां चलती रही जब तक गोलियां खत्म नहीं हुई। 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। वो ऐसी स्थिति थी, लोग दीवार पे चढ़ रहे थे, लोग कुएं में एक के बाद एक ऊपर कूद रहे थे, वहां एक कुआं था ताकि हम गोलियों से बच पाए। निहत थे, बूढ़े, महिलाओं, बच्चों, किसी को नहीं छोड़ा गया, किसी पे दया नहीं की गई। हजारों की संख्या में लोग मारे गए। इस बर्बर हत्याकांड की देश ने खुले तौर पर भर्त्सना की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी थी। ठीक है, अनेक स्थानों पर सत्याग्रहियों ने अहिंसा का भाग त्याग कर हिंसा का मार्ग अपना लिया कि तुमने हमारे लोग को मारा तो हम भी तुम्हारे लोगों को मारेंगे। फिर बोल रहा है कि आगे चलकर हम देखते हैं कि गांधी जी के द्वारा, डेट्स में यहाँ पे बहुत सारा करेक्शन करना पड़ेगा, तो आगे चलकर हम देखते हैं कि गांधी जी ने ये जो सत्याग्रह था इसको वापस ले लिया। किसकी वजह से? हिंसा की वजह से इन्होंने डिसाइड किया कि मैं ये सत्याग्रह वापस ले रहा हूं। ठीक है, ओके, एक सेकंड रुकिएगा। ये 18, ठीक है, तो 18 अप्रैल को गांधी जी ने डिसाइड किया और उन्होंने सत्याग्रह समाप्ति की घोषणा कर दी। ठीक है, इसको भी करेक्ट कर लो, ये भी यहाँ पर 9 है ना, ये 9 होगा और वो हो जाएगा। ठीक है, डेट करेक्ट कर लीजिए। वैसे डेट याद करने का कुछ ऐसा है नहीं, बस एक आइडिया होना चाहिए पूरी स्टोरी का। ठीक है, अब गांधी जी ने इसलिए वापस लिया क्योंकि हिंसा चालू हो गई। हिंसा मतलब ब्रिटिश दमन कर सकती थी। उधम सिंह, क्योंकि अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, जो भी इस डायर ने किया था, इस डायर पर जो कमेटी बैठी थी उसने इसको पद से तो निष्कासित किया, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की गई। इवन यहाँ से जब ये गया तो वहां पे एज अ रिटायर पेंशन भोगी के रूप में जीवन बिता रहा था, ब्रिटेन में पेंशन ले रहा था। उधम सिंह हमारे देश के एक वीर योद्धा, इनके अंदर में वो पूरी घटना याद थी। ये खुद उनके देश में जाकर इसकी हत्या करते हैं, किसकी? जनरल ओ डायर की। और जनरल ओ डायर की हत्या करने की वजह से वहां पर उनको फांसी की सजा दे दी गई। बाद में इनकी अस्थियां भारत में मंगवा ली गई थी। ठीक है, हंटर आयोग की बात करें। अब हंटर आयोग क्या था? भारत सचिव एडविन मॉन्टेग ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया। बहुत प्रेशर पड़ा इंडिया के सेक्रेटरी जो बैठे हुए थे ब्रिटेन में, भारतीयों का, कि क्या करके गया तुम्हारा डायर। 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी को गठित किया, या फिर इसे हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो इसका अध्यक्ष था उसका नाम था हंटर। तो जनरली बहुत सारे कमिटीज जो है अध्यक्ष के नाम पर ही उसका नाम पड़ जाता है। स्कॉटलैंड का सॉलिसिटर जनरल था, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेसिकली इसका नाम याद रखना है। हंटर कमीशन किसके लिए बनाया गया था? इस आयोग का उद्देश्य था कि बॉम्बे, दिल्ली, पंजाब में जो उपद्रव हुआ था उसका कारण की जांच करना, और क्या उससे निपटने के लिए यही उपाय था जो कि जनरल डायर ने किया है। हंटर आयोग में सदस्य के तौर पर 3 भारतीय भी शामिल हुए थे। ये फैक्चुअल डेटा है, याद रखना है। चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ा, बॉम्बे विश्वविद्यालय के उपकुलपति, बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिवक्ता, पंडित जगत नारायण, संयुक्त प्रांत के परिषद के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, अधिवक्ता, और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खां, ग्वालियर राज्य के अधिवक्ता शामिल थे। तो बोल रहे हैं कि हंटर आयोग में सदस्य के तौर पर हमें 3 भारतीय भी दिखाई देते हैं, चिमन लाल हरिलाल सीतलवाड़, दूसरा बोल रहा है जगत नारायण, और तीसरा बोल रहा है सुल्तान अहमद खां। ये 3 मेंबर्स हंटर आयोग में भी थे। 29 अक्टूबर 1919 को दिल्ली में बैठक के पश्चात आयोग ने दिल्ली, अहमदाबाद, बॉम्बे और लाहौर में बुलाए गए गवाहों का बयान दर्ज कराया। आश्चर्य की बात यह है कि जब यहाँ पर इसको बुलाया गया जनरल डायर को अपना बयान देने के लिए, तो उसके मन में थोड़ा भी शिकन नहीं था माथे पर, और उसने बहुत खुलकर बोला कि ये एक सही उपाय था उस समय स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, और उसकी इच्छा थी कि पूरे पंजाब से आतंक को खत्म कर दे, जो लोग विरोध कर रहे थे उसको खत्म कर दे, और उसके लिए वो जो सबसे अच्छा हो सकता था वो उसने किया। मार्च 1920 को आयोग की अंतिम रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट में उसने बोल दिया कि डायर जो है वो पूरी तरह से गलत था, और उसने गलत काम किया, उसके कृत्य की निंदा की। बस निंदा ही हुआ, कुछ नहीं हुआ। जो भी उसने अपनी रिपोर्ट में दिया, उस रिपोर्ट के हिसाब से जो डायर है उस पर एक्शन लिया गया, उसको उसके पद से निष्कासित कर दिया गया, और निष्कासित करने के बाद से वो वापस अपने देश में चला जाता है। ठीक है, हालांकि इसी बीच में एक एक्ट आ जाता है, और उस एक्ट से डायर पर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की गई।
अब इंग्लैंड में विंस्टन चर्चिल को ये मामला सौंपा गया। चर्चिल ने भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं की, बस ये बोल दिया कि इसको पद से हटाओ, और हटाने के बाद से इसको कोई ड्यूटी नहीं दी जाएगी, एज अ पेंशन भोगी तुम पेंशन को आराम से उठाओगे। तो ये काम किया उन्होंने, इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति को, कि उसको पेंशन दे रहे हैं और बिठाकर खिला रहे हैं, तो फिर क्या था, हमारा तो उठाना बनता था ना बंदूक, इसीलिए उधम सिंह जी ने निपटा दिया। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी लेंथी चैप्टर है, हमें पूरी स्टोरी पर काम करना है, कंसेप्ट को समझते हुए चलना है। फैक्ट 2 बार 4 बार 10 बार पढ़ेंगे, खुद ब खुद लर्न हो जाएगा। ठीक है, 1919 के एक्ट को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पॉलिटी में जो आपका चैप्टर हुआ होगा उसको आप अच्छे से करिए, वहां से 1919 के एक्ट के सारे प्रोविजंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नए सेशन में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।